आज हम फिर से एक मस्त सा मिनी चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड यूनिक होने वाली है। सो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को भी लाइक कर दें। सो कहानी की स्टार्टिंग हाइचेन सिटी को दिखाने से होता है जो कि चाइना का सबसे ज़्यादा रिच एंड पावरफुल सिटी में से एक था। यहाँ पे अमीर और पावरफुल फैमिली रहा करते थे, उन्हीं में से एक हाव फैमिली था। बट आज हाव फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा दुख का समय था क्योंकि हाव फैमिली के इकलौते वारिस की आज डेथ हो चुकी होती है। इसलिए शहर में सन्नाटा छाया होता है क्योंकि सभी सोच रहे होते हैं कि इकलौते वारिस के मर जाने के बाद आखिर ये सारी प्रॉपर्टी किसकी होगी। उसी समय एक रहस्यमय लड़की इनके रास्ते में आकर खड़ी हो जाती है और सोचती है कि अगर ये मर गया तो आखिर वो अपने प्रॉब्लम से कैसे बाहर आएगी। तभी हमें कुछ दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि ये रहस्यमय लड़की कोई आम लड़की नहीं होती है, ये तो छुपे हुए जादूगरों के वंश से होती है और वो भी वहाँ की महापूजारन होती है। 3 दिन बाद प्रिंसेस वेई 18 साल की होने वाली थी, इसलिए कबीले के लोग जश्न मना रहे होते हैं। बट उसी समय यहाँ पे सीनियर ब्रदर आते हैं और प्रिंसेस वेई से कहते हैं कि तुम्हें अपने ऊपर लगे हुए श्राप के बारे में पता है ना। ये सुनकर वो थोड़ी सी शांत हो जाती है। पता चलता है कि जब प्रिंसेस वेई का जन्म हुआ था तभी यहाँ के बड़े गुरु ने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि जब प्रिंसेस वेई 18 साल की होगी तब उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी आपदा आएगी जो इतनी ज्यादा खतरनाक होगी कि प्रिंसेस वेई को वो खत्म कर सकती है। इसीलिए सीनियर ब्रदर उसके लिए चिंता कर रहे होते हैं। बट अगले ही पल वो सीनियर ब्रदर को समझाती है और कहती है कि उन्हें इतनी ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बड़े गुरु ने मरने से पहले उसे एक तरीका बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं हाव फैमिली के उत्तराधिकारी से शादी कर लेती हूँ तो मैं अपनी आपदा को बहुत ही हद तक कम कर सकती हूँ और पॉसिबल हुआ तो मैं उसे खत्म भी कर सकती हूँ, इसीलिए मैं उसे ढूंढने के लिए जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए वो एक्साइटेड होकर वहाँ से जाने लगती है। सीनियर ब्रदर उसे रोकते नहीं है बट जाने से पहले वो उसे कहते हैं कि वो अपना और उस लड़की का अच्छे तरीके से ख्याल रखे। जिसके बाद प्रिंसेस वेई यहाँ पे पहुँच जाती है। उसने हाव फैमिली के यंग मास्टर को ढूंढ लिया होता है लेकिन अब वो किसी काम का नहीं था क्योंकि वो मर चुका था। लेकिन फिर भी वो पीछे हटने वालों में से नहीं होती है। वो अपने पावर का यूज करती है और उसे पता चलता है कि कुछ गड़बड़ी है। बटलर जो कि काफी देर से प्रिंसेस वेई को यहाँ पे बीच में खड़े होते हुए देख रहा होता है, उसे अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। मन तो उसका कर रहा होता है कि वो एक ही बार में इसे थप्पड़ मारकर रास्ते से हटा दे, बट वो ऐसा नहीं कर सकता था। इसलिए वो प्रिंसेस वेई को खुद से ही वहाँ से हटने के लिए कहता है लेकिन वो मना कर देती है, ये कहते हुए कि वो यहाँ से ऐसे नहीं जाने वाली है। अब ये सुनकर तो बटलर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है लेकिन वो गुस्से पे कंट्रोल लगता है और अपने पास से कुछ पैसे निकालकर प्रिंसेस वेई को देता है और कहता है कि अब रास्ते से हट जाओ। लेकिन वो कुछ नहीं कहती है सिवाय शांत रहने के, जिससे बटलर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने लोगों से उसे हटाने के लिए कहता है। उसके इशारे पे कुछ लड़के आगे आते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। प्रिंसेस वेई उन्हें वार्न करती है कि वो गलत इंसान से पंगा ले रहे हैं, बट वो उसकी वार्निंग को अनदेखा करके वापस से इसे मारने की कोशिश करते हैं। प्रिंसेस वेई उन्हें फिर से रोकती है और कहती है कि क्या तुम सब सच में ऐसा चाहती हो कि हाव परिवार बिना उत्तराधिकारी के रह जाए। ये सुनकर बटलर अपना आपा खो देता है और कहता है कि बेकार औरत, तुम्हें पता है कि हमारे यंग मास्टर अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन फिर भी तुम उनके अंतिम संस्कार में भी ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो। तुम्हें पता है ना कि हमारा हाव परिवार कितने ज्यादा ताकतवर है, हम तुम्हें आसानी से खत्म कर सकते हैं, इसलिए तुम रास्ते से हट जाओ। प्रिंसेस वेई अब भी उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती है और कहती है कि यंग मास्टर अभी भी जिंदा है, अगर तुम सिर्फ चाहो तो मैं इस बात को साबित कर सकती हूँ। ये सुनकर सभी कॉर्फिन की तरफ देखती हैं। प्रिंसेस वेई फिर से कहती है कि वह इंसान जिंदा है और मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे पावरफुल फैमिली होने के बावजूद भी वो लोग एक मरे और जिंदा इंसान का फर्क नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर बटलर गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही अपने लोगों को उसे मारने के लिए आगे भेज देता है। बटलर की बातें सुनकर 2 बॉडीगार्ड आगे बढ़ते हैं लेकिन प्रिंसेस वेई अपने पावर का यूज करते हुए आसानी से उन 2 स्ट्रॉन्ग बॉडीगार्ड को भी धूल चटा देती है और कहती है कि मैंने तो तुम लोगों को पहले ही वार्न किया था कि मेरे साथ लड़ाई मत करना। बॉडीगार्ड से डील करने के बाद वो फिर से अपने पावर का यूज करती है और अपने 2 उंगली के सहारे बटलर को कई सारे थप्पड़ लगा देती है, वो भी बिना अपनी जगह से एक कदम आगे बढ़ाए। साथ ही वो बटलर को वार्न करती है और कहती है कि वो परिवार की नई होने वाली सदस्य है, इसीलिए वो उसके साथ तमीज से पेश आए, नहीं तो वो उसे दूसरा मौका नहीं देने वाली है। उसी समय यहाँ पे 2 नए पर्सन आ जाते हैं जो कि यंग मास्टर का चचेरा भाई होता है और उसके डैड होते हैं। वो लोग यहाँ पे आते ही प्रिंसेस वेई को बातें सुनाने लगते हैं। सैन तो ये सारी चीज देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और यंग मास्टर के डैड भी उसे रास्ते से हट जाने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि बिना तमाशा क्रिएट किए तुम यहाँ से चली जाओ, बट वो जाने से साफ साफ मना कर देती है, ये कहते हुए कि यंग मास्टर अभी पूरी तरीके से मरा नहीं है, अभी वो जिंदा है। प्रिंसेस वेई की ये बातें सुनकर डैड अचानक से शांत पड़ जाते हैं लेकिन जो सैन होता है वो और भी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और कहता ये पागल लड़की भाई के अंतिम विदाई में भी ऐसा तमाशा क्रिएट कर रही है, इस समय इसे सामने से हट जाना चाहिए और रिस्पेक्टफुली उसे अंतिम विदाई देनी चाहिए, लेकिन ये तो रास्ते में आकर सारी चीजें बर्बाद करने की कोशिश कर रही है।
और ऐसी बहकी बातें कर रही है कि ये मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकती है, जो कि पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। लेकिन प्रिंसेस वेई पीछे नहीं हटती है। वो कहती है कि अगर आप लोगों को मेरी बातों पे भरोसा नहीं है तो आप लोग ताबूत को खोल सकती हो, मैं अपने आप को साबित कर सकती हूँ। लेकिन सैन ताबूत खोलने के खिलाफ होता है और साथ ही वो प्रिंसेस वेई को यहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन प्रिंसेस वेई यहाँ से जाती नहीं है। पहले तो वो अपने पावर का यूज करते हुए उसे घुटने पे ला देती है और कहती है कि अगर वो यंग मास्टर को बचा नहीं पाई तो वो खुद की जान ले लेगी और अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेगी। ये सब देखते हुए जो डैड होते हैं वो ताबूत को खोलने की परमिशन दे देते हैं, जिसपे सैन और भी ज्यादा भड़कने लगता है। वो डैड को समझाता है कि ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट अंदर ही अंदर वो घबराने लगता है और सोचता है कि उसका प्लान खराब हो जाएगा, जिससे हमें पता चल जाता है कि यंग मास्टर की मौत के पीछे शायद इसका हाथ हो सकता है। इसीलिए वो डैड को ये सारी चीजें करने से रोकने की पूरी कोशिश करता है। उसमें रीति रिवाज ऐड कर देता है ताकि वो बच जाए, लेकिन डैड उसकी बातें नहीं सुनते हैं। वो कहते हैं कि एक बार ताबूत खोल देने से क्या ही बुरा हो जाएगा, और अगर ये लड़की जैसा बता रही है कि वो यंग मास्टर को ठीक कर सकती है तो ये तो हमारे परिवार के लिए बहुत ही अच्छी बात हो सकती है। ऐसे कहते हुए वो ताबूत खोलने की परमिशन दे देते हैं, जिसके बाद वो धीरे धीरे ताबूत के पास जाती है। उसके पास जाते ही जब वो कुछ करती है तब अचानक से बारिश खत्म हो जाती है। फिर ताबूत को खोला जाता है, जिसके अंदर यंग मास्टर मरा पड़ा होता है और उसकी बॉडी से काले धुएं निकल रहे होते हैं। प्रिंसेस वेई आगे बढ़ती है और उसकी जांच करती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये कोई नॉर्मल मौत नहीं है। इनफैक्ट ये इसकी मौत ही नहीं हुई है, बल्कि इसके ऊपर बुरी शक्तियों का यूज करते हुए इसे दबा दिया गया है, जिस वजह से ये मरे हुए इंसान की तरह ना ही सांस ले पा रहा है और ना ही कुछ कर पा रहा है। बट प्रिंसेस वेई के लिए इसे ठीक करना अपनी पावर से बहुत ही आम बात थी, इसलिए वो आगे बढ़ती है। लेकिन पीछे से जो सैन होता है वो घबराने लगता है और उसे फिर से रोकने टोकने की कोशिश करने लगता है, ये कहते हुए कि ये पागल लड़की उसके कजन ब्रदर के अंतिम संस्कार में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और समय को बर्बाद कर रही है। प्रिंसेस वेई इसके ऊपर ज्यादा अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने पावर का यूज करती है और इसके मुंह को बंद कर देती है, जिस वजह से कुछ भी बोल नहीं पाता है। फिर वो आराम से अपना काम करने लगती है। वो अपना जादुई घंटी निकालती है और उसे यंग मास्टर के चारों तरफ बचाने लगती है। साथ ही वो अपने पावर का यूज करते हुए एक जादुई ताबीज बनाती है और उसे यंग मास्टर पे डाल देती है, जिससे इसकी धड़कनें चालू हो जाती हैं। लेकिन बाकी लोगों को इस बात का अनुभव नहीं होता है, जिस वजह से वो अभी उसके ऊपर शक कर रहे होते हैं। प्रिंसेस वेई किसी की भी बातों पे ध्यान नहीं देती है। वो अपने पावर का यूज करते हुए यंग मास्टर के क्लोज आती है और उसे किस करने लगती है। जब वो ऐसा कर रही होती है तब उसके अंदर जो पावर होते हैं उसकी हेल्प से यंग मास्टर धीरे धीरे ठीक होने लगता है और तुरंत ही अपनी आंखें खोल देता है और अपनी आंखों के सामने वो प्रिंसेस वेई को देखता है, वो भी उसे किस करते हुए। नेक्स्ट सीन में हमें हाफ फैमिली का मेंशन दिखाया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर आते हैं और यंग मास्टर की जांच करते हैं। रिजल्ट देखकर तो वो भी हैरान होते हैं और यंग मास्टर के पिता से कहते हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर यंग मास्टर के साथ क्या हुआ, क्योंकि जो इंसान मर चुका था अचानक से उसकी धड़कनें फील करके मुझे भी बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। सच में इनके साथ कोई चमत्कार हुआ है। ये सुनकर जो पिता होते हैं वो प्रिंसेस वेई की तरफ देखने लगते हैं। प्रिंसेस वेई आराम से एप्पल खा रही होती है, लेकिन जो सैन होता है वो रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। वो ये सारा का सारा जो क्रेडिट होता है वो गॉड को दे देता है। वो कहता है कि गॉड की वजह से उसका कजन ब्लेस्ड है, जिस वजह से वो मौत के मुंह से बच गया है। इसके पीछे इस लड़की की कोई हाथ नहीं है। ये सुनकर प्रिंसेस वेई कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, अगर तुम लोगों ने मुझे थोड़ी देर और रोक लिया होता उस ताबूत को ना खोलने के लिए ना, तो वो सच में मर चुका होता और शायद उसके बाद हाव परिवार में कोई उत्तराधिकारी ना होने की वजह से परिवार वाले तुम्हें कुछ संपत्ति दे देते। अब ये सुनकर तो वो चिढ़ जाता है और उसे बातें सुनाने लगता है, लेकिन प्रिंसेस वेई उसे कुछ जवाब नहीं देती है, बस उसे देखकर हल्का सा स्माइल करने लगती है, जिससे सैन को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। लेकिन किसी को उसके ऊपर शक ना हो इसलिए वो डैड के सामने ऐसे प्रिटेंड करता है कि उसका और यंग मास्टर का बहुत ही अच्छा रिश्ता है, वो भी बचपन से, इसलिए कभी भी वो उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच नहीं सकता है। लेकिन ये लड़की दोनों के रिश्ते के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। ऐसे कहते हुए वो उसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन डैड उसे ऐसा करने से रोक देते हैं और प्रिंसेस वेई से कहते हैं कि आपने मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की है मेरे बेटे को ठीक करके, इसलिए बदले में आप जो चाहो आपको हाफ फैमिली देने को तैयार है। अब जो चाहे आप हमसे मांग सकते हो। ये सुनकर वो कहती है कि क्या वो कुछ भी मांग सकती है। डैड कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, तुम जो भी जितना मांगोगी हम तुम्हें बिना क्वेश्चन किए वो सारी चीजें दे सकते हैं। शैन कहता है कि अंकल मैं तो पहले से जानता था, अब देखो ये लड़की कितनी ज्यादा लालची है और कितनी सारी प्रॉपर्टी आपसे मांगती है। प्रिंसेस वेई कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पैसों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ ये यंग मास्टर चाहिए। ऐसे कहते हुए वो उसके तरफ इशारा करती है। अब ये सुनकर तो सैन और डैड दोनों ही समझ नहीं पाते हैं, इसलिए डैड प्रिंसेस वेई से पूछते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तब प्रिंसेस वेई कहती है कि उसे यंग मास्टर से शादी करनी है और इसलिए वो यंग मास्टर को चाहती है।
ये सुनकर सैन कहता है कि अच्छा, पैसा ना लेने का तुम नाटक कर रही हो ताकि तुम्हें पूरा हाफ फैमिली मिल जाए। काफी अच्छी चाल है, यंग मास्टर से शादी करने के बाद तुम हाफ फैमिली को पूरी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकती हो। इस तरीके से पैसा मना करने के बावजूद भी तुम्हारे हाथ चारों तरफ से पैसों से भरे होंगे। अब डैड तो इसके बारे में कुछ समझ नहीं पाते हैं, इसलिए वो सारी की सारी जिम्मेदारी यंग मास्टर के ऊपर डाल देते हैं और प्रिंसेस को ना मना करते हुए कहते हैं कि ये तो उसकी बेटे की जिंदगी है, इसलिए इस बात का फैसला उसे ही करना चाहिए। जब ये लोग बातें कर रहे होते हैं उसी समय यंग मास्टर को भी होश आ जाता है। प्रिंसेस भी उसके पास आती है और उसे शादी के लिए पूछती है, लेकिन फर्स्ट टाइम में यंग मास्टर तो उसे साफ साफ मना कर देता है, लेकिन फिर भी वो उसके पास आती है और उसे फिर से पूछती है कि आखिर वो उसे शादी क्यों नहीं करना चाहता है, क्या उसकी लाइफ में पहले से ही कोई लड़की है। ये सुनकर यंग मास्टर मना कर देता है और कहता है कि मेरी लाइफ में कोई भी लड़की नहीं है। ये सुनकर प्रिंसेस वही उसे कहती है कि तब तो मुझे जानना है कि आखिर तुम मुझे मना क्यों कर रहे हो। जब तुम्हारे लाइफ में कोई लड़की नहीं है तो मुझे नापसंद करने का तुम्हारे पास रीजन होना चाहिए। लेकिन वो उसे कुछ जवाब नहीं देता है, बल्कि अपने डैड की तरफ देखकर कुछ इशारा करता है। उसके डैड उसके इशारों को समझ आते हैं और अपने पास से एक कार्ड निकालते हैं जिसमें काफी सारा पैसा होता है और वो प्रिंसेस वेई को देते हैं, लेकिन वो पैसे लेने से साफ साफ मना कर देती है और यंग मास्टर से कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। ऐसे कहते हुए वो वहाँ से जाने लगती है, बट जाने से पहले वो यंग मास्टर के हाथों में एक ताबीज रखती है उसकी सेफ्टी के लिए और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उसे जाते हुए देखकर यंग मास्टर अपने मन में सोचता है कि अगर उसकी एंगेजमेंट पहले से फिक्स नहीं हुई होती तो वो उसे बिल्कुल भी मना नहीं करता। इधर जो सैन होता है वो प्रिंसेस को जाते हुए देखकर मन ही मन काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है, ऐसा सोचते हुए कि उसके रास्ते का इकलौता कांटा भी अब यहाँ से जा रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं जब यंग मास्टर के पेरेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि अचानक से उनके बेटे की तबीयत फिर से खराब होने लगी है। ये सुनकर तो वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा चिंता करने लगते हैं और घबराने लगते हैं। तुरंत ही डॉक्टर को अपने बेटे के पास भेज देते हैं। साथ ही उनकी हालत भी अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर खराब हो रही होती है और डैड तुरंत ही प्रिंसेस वेई को ढूंढने के लिए कह देते हैं, वो भी किसी भी कीमत पे। दूसरी तरफ हम प्रिंसेस वेई को देखते हैं जो कि काफी देर से एक छोटे से नूडल शॉप को घूरे जा रही होती है क्योंकि उसे भूख लगी होती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रही होती है। अब इसके पास पैसे इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसके कबीले में पैसों जैसी कोई चीज होती ही नहीं थी। जिन्हें जो चीज चाहिए थी वो खुद से बना लेते थे या फिर उगा लेते थे, चाहे वो सब्जी हो, कपड़े हो या फिर कोई भी चीजें क्यों ना हो। यहाँ के लोग इतने ज्यादा टैलेंटेड थे कि वो सारी चीजें खुद ब खुद कर लिया करते थे, जिसकी वजह से इनके कबीले में पैसे जैसी कोई चीज ही नहीं थी, इसलिए इसके पास पैसे नहीं होते हैं और ये भूखी भी होती है। उसी वक्त मार्केट में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लिन होता है और वो नूडल्स शॉप के बाहर बैठकर नूडल्स खा रहा होता है, लेकिन अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वहीं पे उसे दौरे पड़ने लगते हैं। ये देखकर आसपास के लोग उसके पास आ जाते हैं, लेकिन कोई भी आगे बढ़ के उसकी मदद नहीं कर पा रहा होता है। प्रिंसेस वेई तुरंत ही उसके पास आती है और अपने पावर का यूज करते हुए उसे ट्रीट करने लगती है। आसपास के जो लोग होते हैं वो लिन की मदद नहीं करते हैं बल्कि प्रिंसेस वेई को ही उकसाने लगते हैं, ये कहते हुए कि अगर वो इन अजीब तरीकों से उस लड़के की जान नहीं बचा पाएगी तो उसे पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ सकता है, इसलिए उसके लिए बेहतर होगा कि वो पीछे हट जाए। लेकिन वो पीछे नहीं हटती है, वो अपना काम कंटिन्यू करती है। थोड़ी ही देर के अंदर लिन को होश आ जाता है। जब वो होश में आता है तब वो सोचता है कि शायद वो मर चुका है, क्योंकि वो प्रिंसेस वेई की काफी ज्यादा क्लोज होता है और उसे वो फेरी की तरह ही दिखाई दे रही होती है, इसलिए वो कहता है कि फेरी मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। उसी समय यहाँ पे कई सारे लोग आ जाते हैं जो कि उसे सहारा देते हुए उठाते हैं और उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगते हैं। जिसके बाद जो आसपास के लोग होते हैं वो प्रिंसेस वेई की सूझबूझ के लिए उससे सराहना नहीं देते हैं बल्कि उसे डीमोटिवेट करने लगते हैं और कहते हैं कि आइंदा वो ऐसे मामलों से दूर रहे। क्या पता आज उसका लक अच्छा था और उसने बाय चांस इस लड़की की जान बचा ली, लेकिन क्या पता आगे चल के उसके हाथों से किसी की मौत हो जाए तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है, इसलिए उसके लिए बेहतर होगा कि वो ज्यादा हीरोबाजी ना करे। प्रिंसेस वेई उनकी बातें सुनने के बाद ज्यादा कुछ नहीं कहती है, बस उन्हें संभाल कर चलने के लिए कहती है। अगले ही पल जो वो पर्सन होता है वो मुंह के भरे नीचे गिरता है और उसके मुंह से ब्लड आने लगते हैं। ये देखकर तो लोग डर जाते हैं और तुरंत ही यहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद जो शॉप का मालिक होता है वो प्रिंसेस वेई के पास आता है, उसे थैंक्स बोलता है क्योंकि उसकी वजह से उसकी काफी मदद हो गई थी, क्योंकि अगर उस लड़के को कुछ भी हो जाता तो उसकी शॉप खतरे में आ सकती थी, इसलिए वो उसे शुक्रिया अदा करने के लिए पूछता है कि वो उसके लिए क्या कर सकता है। अगले पल वही होता है जैसा आप लोगों ने सोचा होगा। प्रिंसेस वेई उसे बहुत सारा नूडल्स ऑर्डर करती है और देखते ही देखते वो 16 बाउल खत्म कर देती है। तभी अचानक से जो उसका रिंग फिंगर होता है वो शाइन करने लगता है, जिसे देखकर वो समझ आती है कि यंग मास्टर प्रॉब्लम में है। और ठीक उसी समय जो यंग मास्टर की फैमिली होती है वो उसे ढूंढ लेती है। वो लोग उसके पास आते हैं और उसे घर जाने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं। मॉम तो उसे कहती है कि अगर तुम मेरे बेटे से शादी करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगी, बट प्लीज तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। ये सुनकर वह कहती है कि इस बात की क्या गारंटी है कि आप लोग अपने बेटे से मेरी शादी कराओगे।
तब डैड भी इस बात में हामी भर देती हैं। वो कहती है कि ठीक है, मैं आप सभी के साथ चलने के लिए रेडी हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोग इस नूडल्स के पैसे दे दो। ये सुनकर वो तुरंत ही पैसे का भुगतान कर देते हैं और उसे लेकर घर पहुँच जाते हैं। घर पहुंचते ही प्रिंसेस वेई का सबसे पहले सामना सैन से हो जाता है। सैन तो उसे वापस से देखकर नाखुश हो जाता है और डैड को रोकने की कोशिश करने लगता है। वो कहता है कि अंकल, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? आप इस पागल लड़की को वापस से घर क्यों लेकर आ गए हो? ये सुनकर डैड उसे डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इनके साथ अच्छी तरीके से पेश आना चाहिए, क्योंकि ये बाहर की कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी होने वाली सिस्टर इन लॉ है। ये सुनकर तो बेचारे के पसीने छूटने लगते हैं। वो सोचता है कि बड़ी मुश्किल से उसने इसे घर से बाहर निकाला था और ये तो वापस आने के बाद घर की सदस्य बन गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो अपने प्लान में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। उसी वक्त मॉम भी प्रिंसेस वेई से कहती हैं कि तुम लोग बातें बाद में कर लेना, सबसे पहले मेरी बेटी की जान बचाओ। ये सुनकर वो आगे बढ़ने लगती है। सैन उसे जाते हुए देखता है और सोचता है कि अब ये कुछ भी नहीं कर सकती है, क्योंकि अब तक तो वो मर चुका होगा। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि सैन ने तो पहले ही डॉक्टर को खरीद लिया होता है, वो भी बहुत सारा पैसा देकर, और डॉक्टर भी उसकी साइड होता है। वो उसे बताता है कि आधे घंटे के अंदर यंग मास्टर इस दुनिया से चला जाएगा। दूसरी तरफ हम प्रिंसेस वेई को देखते हैं, जो कि यंग मास्टर के कमरे में चली जाती है, जहाँ पे कमरे में कोई भी नहीं होता है। वो यंग मास्टर के पास आती है और उसे ट्रीट करने के लिए उसके कपड़े उतारने लगती है, लेकिन उसी समय अचानक से उसे होश आ जाता है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और इससे पूछता है कि वो इस समय यहाँ पे क्या कर रही है। वो बताती है कि वो उसे ठीक करने के लिए आई है और जिसके लिए उसे उसके कपड़े उतारना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसपे वो उसे मना नहीं करता है। और कुछ समय के बाद प्रिंसेस वेई उसके कपड़े निकाल देती है, जिसके बाद वो अपने पावर का यूज करना स्टार्ट कर देती है। एक सुई उसके सीने में चुभोती है और उसके बाद अपने तंत्र मंत्र को स्टार्ट करते हुए उसे ठीक करने लगती है। कुछ समय के बाद जब वो अपने ट्रीटमेंट खत्म कर देती है, तब यंग मास्टर को भी काफी अच्छा फील होने लगता है। वो महसूस करता है कि वो पहले से काफी ज्यादा हेल्दी महसूस कर रहा है। ट्रीटमेंट खत्म हो जाने के बाद वो उसके कपड़े दे देती है पहनने के लिए। इसमें ये दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल होते हैं। यंग मास्टर को भी वो धीरे धीरे पसंद आ रही होती है और जैसे वो बेड से उतरकर चलने की कोशिश करता है, अचानक से उसे चक्कर आने लगते हैं। प्रिंसेस वेई उसे गिरते हुए देख लेती है, उसे बचाने के लिए उसके पास पहुंचती है और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। लेकिन उसी समय दरवाजा ओपन होता है और फैमिली मेंबर रूम के अंदर आ जाते हैं, जो कि इस सिचुएशन को देखते ही तुरंत ही गलत समझ लेते हैं। सैन तो आगे बढ़कर इस सिचुएशन को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश में लग जाता है। वो कहता है कि अच्छा, तो तुम इसीलिए इस फैमिली में आई हो ताकि मेरे भाई का यूज करते हुए तुम इस फैमिली की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर सको, जिसके लिए तुम ऐसी तरकीबें आजमा रही हो। और इसे गोल्ड डिगर कहने लगता है। प्रिंसेस वेई के पास समय ही नहीं मिलता है इस सिचुएशन को समझाने का और सैन उसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा होता है, जिस वजह से वो उसे मारने की कोशिश करती है। लेकिन यंग मास्टर सबको रोकता है और बताता है कि ये सारी चीजें मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो तो कमजोरी की वजह से नीचे गिर गया था और प्रिंसेस वेई बस उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। ये सुनकर यंग मास्टर की मॉम तुरंत ही प्रिंसेस वेई से सॉरी बोल देती है अपने बिहेवियर के, जिसके बाद जो यंग मास्टर होता है वो प्रिंसेस वेई को अपने पास बुलाता है खुद को संभालने के लिए। वो भी उसके पास आती है, उसे संभालते हुए बेड पे बैठा देती है। यंग मास्टर को तो प्रिंसेस वेई पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके पास रहने से उसे काफी अच्छा महसूस हो रहा था। अब आगे जो डैड होते हैं वो सैन पे गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि जल्दी से अपने सिस्टर इन लॉ से माफी मांगो, क्योंकि तुमने उसके ऊपर गलत आरोप लगाए थे। सैन सोचता है कि उसका प्लान तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन पता नहीं ये लड़की कहाँ से आ गई जो कि उसके प्लान को पूरी तरीके से बर्बाद कर रही है। अब अंदर ही अंदर उसका खून खौलने लगता है, लेकिन बाहर से वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे उससे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है और वो उससे माफी भी मांग लेता है। लेकिन जो प्रिंसेस वेई होती है वो उसकी माफी पे हंसने लगती है, जिस वजह से सैन उसके ऊपर गुस्सा होता है और कहता है कि आखिर तुम इस तरीके से मुस्कुरा क्यों रही हो। प्रिंसेस वेई कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हारी माफी के पीछे की जो सच्चाई है वो मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि तुम किसी खून खराबा में फंसने वाले हो और तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे भाई के ठीक होने पे तुम्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं महसूस हो रही है और साथ ही तुम मुझे अनलकी भी दिखाई दे रहे हो। इसकी बातें सुनकर वो गुस्सा होने लगता है और कहता है कि तुम मेरे ऊपर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हो। मैं अपने भाई के साथ बचपन से हूँ, मैं उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और उसकी अच्छी हेल्थ देखकर मुझे ही सबसे ज्यादा खुशी हो रही है। अगर मैं तुम्हारे सामने झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे ऊपर स्वर्ग से बिजली गिर जाए। जैसे उसने अपनी ये सब पूरे किए होते हैं तभी अचानक से बाहर बिजली गिर जाती है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। सैन तो डर के मारे डैड और मॉम के पीछे जाकर छुप जाता है और यंग मास्टर भी थोड़ा सा डर सहमा सा होता है। प्रिंसेस वेई उसके नब्ज चेक करती है और कहती है कि तुम पहले से काफी अच्छे से रिकवर हो रहे हो। इन दोनों को साथ में देखकर पेरेंट्स को भी काफी अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि काफी समय के बाद ये लोग यंग मास्टर के चेहरे पे मुस्कान देख रहे होते हैं। उसी समय यहाँ पे नर्स आ जाती है, जिसे यंग मास्टर को इंजेक्शन लगाने के लिए आगे बढ़ती है। बीच में सैन भी अच्छा बनने के लिए सामने आ जाता है और यंग मास्टर की मदद करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से एक बार फिर से बाहर बिजली गिरती है, जिस वजह से वो डर जाता है और गलती से उसका पैर नर्स को लग जाता है और वो भी लड़खड़ाते हुए नीचे गिर जाती है। बट इन सारी चीजों के पीछे जो सबसे बड़ी गलती हो जाती है वो ये होती है कि गलती से वो इंजेक्शन सैन को लग जाता है
है और उसके पैरों से ब्लड भी बाहर आने लगते हैं। वो दर्द के मारे चीख रहा होता है। सभी उसके लिए परेशान होते हैं, लेकिन प्रिंसेस वेई ये देखकर मुस्कुराने लगती है और मन ही मन सोचती है कि उसे आगे बढ़कर मदद करने का बड़ा शौक था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है। यंग मास्टर अपने कमरे में होता है और प्रिंसेस वेई भी यहीं भी होती है, लेकिन वो उसके कमरे की तारीफ करती है और कहती है कि तुम्हारा कमरा तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। यंग मास्टर कहता है कि बगल में तुम्हारा एक कमरा है और वो भी मेरे ही साइज का है, तुम वहाँ पे जाकर सो सकती हो। लेकिन वो उसकी बातों को अवॉइड करते हुए उसके पास आती है और एक ही बिस्तर पे सोने लगती है। ये देखकर यंग मास्टर उससे पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। प्रिंसेस वेई कहती है कि अब तो हमारी शादी होने वाली है ना, तो दूसरे कमरे में मैं क्यों सोऊं। ऐसा कहते हुए वो वहीं पे सो जाती है और यंग मास्टर उसे जाने को भी नहीं कह पाता है। रात में वो दोनों सोते सोते एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से प्रिंसेस वेई को बुरे सपने आने लगते हैं। वो डरने लगती है, तब यंग मास्टर उसे कंफर्ट करता है। नेक्स्ट हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी मेंबर्स ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। कुछ देर के अंदर यहाँ पे बटलर आता है और वो प्रिंसेस वेई को उसकी खास डिश खाने के लिए देता है। अपनी डिश देखकर तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और तेजी से उसे खाने लगती है। ये देखकर यंग मास्टर उसे धीरे धीरे खाने के लिए कहता है और कहता है कि ये डिश उसे कोई छीन कर नहीं लेकर जाने वाला है, इसलिए वो चुपचाप खा सकती है, वो भी आराम से। इधर ये सब देखकर सैन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है और वो किसी के पास मैसेज करता है। थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे एक भागते हुए पर्सन आता है और वो सीधा डैड के कदमों में आकर झुक जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उनकी मदद कर दे। मिस्टर जाओ डैड को बताते हैं कि उनके डैड की तबीयत खराब हो गई है और वो उस मास्टर को ढूंढना चाहते हैं जिन्होंने इस परिवार के यंग मास्टर को ठीक किया था। और फिर वो यंग मास्टर के पास आते हैं। उन्हें सही सलामत देखकर उन्हें विश्वास हो जाता है कि उनके डैड भी सही हो सकते हैं, इसलिए लगातार वो डैड से उस मास्टर के बारे में पूछने लगते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि वो गलती से बार बार प्रिंसेस वेई को उसकी फेवरेट डिश खाने में दखल दे रहे हैं, जिस वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है और उनसे साइड होकर बातें करने के लिए कहती है। जिस पर मिस्टर जाओ से कहते हैं कि एक बार उनके डैड ठीक हो जाए उसके बाद वो उसे बहुत सारा चिकन दे देंगे उसे खाने के लिए, इसलिए वो इस समय थोड़ी सी शांत रहे। क्या वो मेरे डैड की जान बचा सकती है? जिस उनके डैड कहते हैं कि ये बातें तो हमें उनसे ही पूछनी चाहिए। मिस्टर जाओ कहते हैं कि इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि मास्टर कहाँ पे हैं। तब डैड प्रिंसेस वेई की तरफ इशारा करते हैं। ये देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो मजाक कर रहे हैं, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी देखने से तो मास्टर वाली बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। वो डैड से कहते हैं कि देखिए इस समय मेरे डैड की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तभी प्रिंसेस वेई जो होती है वो अपने चिकन का टुकड़ा मिस्टर जाओ के मुंह में ठूस देती है ताकि थोड़ी देर यहाँ पे शांति बनी रहे। इधर जो डैड होते हैं वो अभी मिस्टर जाओ को समझा रहे होते हैं कि यही वो मास्टर है जिन्होंने उनके बेटे को ठीक किया था, लेकिन मिस्टर जाओ इस बात पे भरोसा ही नहीं करना चाहते थे। वो डैड से कहते हैं कि देखिए हमारे बीच में जो रिलेशन है वो काफी समय से है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सही मास्टर का पता बता दो। तभी प्रिंसेस वेई सामने से बात करने लगती है और कहती है कि तुम्हारे परिवार में मुसीबतें इसलिए आ रही हैं क्योंकि तुम लोग बहुत ही ज्यादा दुष्ट हो। मुझे पता है कि तुम लोग छुप कर लोगों की कब्र से कीमती चीजें चुराते हो और उसे महंगे दामों में बेच देते हो, इसीलिए तुम्हारा परिवार इस मुसीबत में फंस गया है। ये सुनकर तो मिस्टर चाओ बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता था। वो तुरंत ही उसके कदमों में झुक जाते हैं और उसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वो उनकी डैड की जान बचा ले। तभी सैन कहता है कि मिस्टर जाओ अंकल आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि ये लड़की धोखेबाज है, ये किसी की भी मदद नहीं करने वाली है। लेकिन मिस्टर जाओ सैन की बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। वो तो अभी भी प्रिंसेस वेई को अपने साथ ले जाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। वो उससे कहते हैं कि बदले में तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगा, प्लीज तुम मेरे साथ चलो, मेरी डैड की जान बचा लो। प्रिंसेस वेई कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी शर्त को मानना होगा। वो बिना क्वेश्चन किए तुरंत ही उसकी शर्त को मानने के लिए मान जाता है। प्रिंसेस वेई बताती है कि उसकी शर्त बहुत ही ज्यादा खतरनाक और कीमती होते हैं, लेकिन मिस्टर जाओ को फर्क नहीं पड़ता है। वो उसकी सभी शर्त मानने के लिए पहले से ही रेडी हो जाता है, जिसे देखकर प्रिंसेस वेई समझ जाती है कि जैसे ये पर्सन खुद को दिखाने की कोशिश कर रहा है वैसा तो ये बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इसके पास जाकर इसे अच्छी तरीके से मुझे सबक सिखाना चाहिए। ऐसा सोचते हुए वो उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। प्रिंसेस वेई की जाने की बात सुनकर सैन भी अंदर अंदर मुस्कुराने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मिस्टर जाओ की फैमिली में एक राक्षस है जो कि उसके देखते ही उसे खत्म कर देगा। फिर कुछ समय के बाद हम प्रिंसेस वेई को मिस्टर जाओ की हवेली में देखते हैं। प्रिंसेस वेई के साथ घर का बटलर भी आया होता है। यहाँ पहुँचने के बाद मिस्टर जाओ अपने घर की तारीफ करने लगते हैं। वो कहते हैं कि उनका घर बहुत ही ज्यादा बड़ा है, हालांकि हाउ फैमिली से छोटा है लेकिन फिर भी बहुत ही ज्यादा बड़ा है। प्रिंसेस वेई उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है, वो तो हवेली की तरफ ध्यान दे रही होती है, जहाँ पे वो देखती है कि घर के अंदर से बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर आ रही है और घर के ऊपर जो बादल है वो भी काला पड़ चुका है। इसका साफ मतलब बनता है कि घर के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी पावर है। तभी मिस्टर जाओ जो होते हैं वो घर के अंदर जाने से पहले घर की बाहर वाली बेसिन में अपना हाथ धोते हैं और प्रिंसेस वेई को भी ऐसा करने के लिए कहते हैं। वो बताते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा महंगी है और सभी घर के अंदर जाने से पहले यहीं पे हाथ धोते हैं, लेकिन प्रिंसेस वेई ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि ये कोई कीमती चीज नहीं है, बल्कि इसके अंदर तो आत्मा बसी है जो कि इंसानों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सुनकर मिस्टर जाओ उसकी बातों पे क्वेश्चन करने लगते हैं और कहते हैं कि वो झूठ बोल रही है। प्रिंसेस वेई तब उन्हें ज्यादा कुछ सफाई नहीं देती है, बल्कि अपने पावर का यूज करते हुए उन्हें खुद ही उस आत्मा को दिखा देती है, जिसे
जिसे देखकर वो तुरंत ही डर जाते हैं और घबराते हुए मदद मांगने के लिए तुरंत ही उसके पास आते हैं। लेकिन बीच में बटलर आ जाता है और उनके पास जाने से उन्हें रोकता है और कहता है कि तुम हमारी मैडम के पास ऐसे नहीं जा सकती हो। ये देखकर प्रिंसेस वे भी मन ही मन खुश होने लगती है और कहती है कि इस बटलर को अपने साथ लाना फायदेमंद साबित हो गया है। जिसके बाद वो अपने पास से एक ताबीज निकालती है और 1 मिलियन में मिस्टर जाओ को उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें भेज देती है। वो तुरंत ही अपने पास से एक कार्ड निकालते हैं और प्रिंसेस वेई को दे देते हैं। ये देखकर बटलर भी प्रिंसेस वेई से एक ताबीज मांगता है। वो तुरंत ही उन्हें भी एक ताबीज दे देती है। जिसके बाद वो उस छोटे से आत्मा को देखती है और अपने पावर का यूज करते हुए उसे आफ्टर लाइफ में भेज देती है ताकि उसका फिर से रीबर्थ हो सके। और फिर वो मिस्टर जाओ को भी इस चीज को एक अच्छी जगह पे दफनाने का ऑर्डर दे देती है और फिर वो लोग अंदर जाते हैं। जैसे ये लोग बूढ़े इंसान के कमरे तक पहुंचते हैं तभी अचानक से एक जो नेगेटिव पावर होती है वो तेजी से प्रिंसेस वेई की तरफ आती है। प्रिंसेस वेई तुरंत ही अपने पावर का यूज करते हुए उसे शांत कर देती है और मिस्टर जाओ से पूछती है कि बताओ सच्चाई क्या है। मिस्टर जाओ कहता है कि कैसी सच्चाई, मेरे डैड की तबीयत तो अचानक से खराब हो गई थी और उसके बाद ये सारी चीजें पता नहीं कैसे स्टार्ट हो गई। ये सुनकर वो कहती है कि मुझे पता है कि ये वो सच नहीं है, इसलिए मैं तुमसे सच सुनना चाहती हूँ। मिस्टर जाओ अभी नाटक कर रहे होते हैं तब प्रिंसेस वेई कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे डैड पहले ही मर चुके हैं और एक मरा हुआ इंसान आखिर बीमार कैसे हो सकता है। देखो अगर तुम्हें सच्चाई नहीं बतानी है तो ठीक है, मैं ऐसे भी यहाँ से जा सकती हूँ। ऐसे कहते हुए वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है लेकिन वो तुरंत ही उसके सामने झुक जाता है और उसे घुटनों पे बैठ के वो तुरंत ही प्रिंसेस वेई से माफी मांगने लगता है। और तभी यहाँ पे उसकी वाइफ भी आ जाती है जो कि प्रिंसेस वेई को रोकती है और साथ ही अपने हस्बैंड को भी डांटती है और फिर वो उससे अपने बेटे को बचाने के लिए मदद मांगने लगती है। ये सुनकर वो कहती है कि अच्छा तुम्हारा बेटा जिसे 2 दिन से फीवर हुआ है और वो बहुत ही बुरी कंडीशन में है वही ना। ये सुनकर वो तुरंत ही उसे मास्टर मान लेती है और उसके सामने झुक जाती है और कहती है कि आप तो सच में मास्टर हैं। और फिर वो अपने हस्बैंड को पूरी सच्चाई बताने के लिए कहती है लेकिन मिस्टर जाओ अभी वो सच्चाई बताने के लिए राजी नहीं होता है। तभी प्रिंसेस वेई उसे कहती है कि देखो अब मैं ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकती हूँ, आज जैसे ही सूर्यास्त होगा तुम्हारा सारा का सारा परिवार मर जाएगा। ये सुनकर मिस्टर जाओ का सब्र टूट जाता है और वो डरते हुए उसके सामने झुककर उससे माफी मांगते हुए पूरी सच्चाई बताने लगते हैं कि कुछ टाइम पहले वो छुपकर कुछ लोगों के साथ एक मकबरे में गया था जहाँ पे उसे एक कब्र दिखाई दी थी। बाकियों के साथ उसने भी उस कब्र को लूटने की कोशिश की और कब्र का दरवाजा खोल दिया जिसके अंदर एक लड़की सोई हुई थी जिसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता है कि वो मरी हुई है। वो लड़की चारों तरफ से मोतियों के बीच में ढकी हुई होती है। ये देखकर एक लड़का इन सभी को ये सारी चीजें रोकने के लिए कहता है क्योंकि उसे डर लग रहा था लेकिन सभी उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हैं। और तभी मिस्टर जाओ को उस लड़की के अंदर रखी हुई एक मोती दिखाई देती है जो कि उसके मुंह में होती है। वो तुरंत ही उसे अपने हाथ डालकर बाहर निकाल देता है और उसे देखने लगता है और बाकियों को दिखाने लगता है। जब ये लोग अपनी जश्न मना रहे होते हैं ठीक उसी समय वो मरी हुई लड़की अचानक से अपनी आंखें खोल देती है। अब मिस्टर जाओ को नहीं पता होता है कि उसने लालच में आकर कितनी बड़ी मुसीबत मोल ली है। इनफैक्ट जब वो घर पे आता है तब वो उस मोती को अपने डैड को दे देता है जिसके बाद तो उनकी हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाती है। वो बताता है कि डैड को वो मोती देने के बाद उसके डैड पूरी तरीके से मॉन्स्टर में बदल गए थे। ये सुनकर प्रिंसेस वेई कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारे कर्मों का ही फल है, तुमने बहुत ही ज्यादा गलत काम किया है तो तुम्हें उसका भुगतान तो करना ही होगा। ऐसा कहते हुए वो उसके डैड के कमरे में जाने की रिक्वेस्ट करती है। जैसे वो उस कमरे के अंदर जाती है दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है, कमरे में बिल्ली की आवाज आने लगती है और बूढ़ा इंसान जो कि मर चुका होता है वो कुर्सी पे बैठ के लगातार हिले जा रहा होता है। और जैसे ही वो प्रिंसेस वेई को देखता है वो उसे घूरने लगता है और गुरगुराने लगता है और जोर जोर से हंसने लगता है। प्रिंसेस वेई उसे देखती है और पहचान जाती है कि बूढ़ा इंसान मर चुका है और उसके अंदर उसी लड़की की आत्मा है जो कि अब बूढ़े को शांति से मरने भी नहीं दे रही है। उसी वक्त बूढ़ा उठ जाता है, उसकी गर्दन मुड़ जाती है और वो एक भूत की तरह धीरे धीरे चलते हुए प्रिंसेस वेई की तरफ बढ़ने लगता है। प्रिंसेस वेई थोड़ी सी भी नहीं डरती है, वो अपने पावर का यूज करती है और उसे बिजली के झटके देने लगती है। बिजली इतने ज्यादा और इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि बूढ़ा पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, साथ ही वो आत्मा भी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। जिसके कुछ समय के बाद वो कमरे से बाहर आती है और बताती है कि उसने सब कुछ ठीक कर दिया है और वो लोग अपने पिता को अंतिम संस्कार दे सकती हैं। ये सुनकर मिस्टर जाओ खुश हो जाते हैं और तुरंत ही अपने पास से एक कार्ड निकाल कर उसे देने लगते हैं, बट वो पैसे लेने से मना कर देती है और उस मोती को अपने साथ ले जाने की रिक्वेस्ट करती है जिसे वो पर्सन उस कब्र से बाहर लेकर आया था। मिस्टर हाउ तुरंत ही उसे मोती दे देता है। उसी समय मॉम के पास कॉल आता है कि उनके बेटे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है। ये लोग पैनिक करने लगते हैं लेकिन वो सभी को शांत रहने के लिए कहती है। फिर वो इशारा करती है और उसके एक इशारे पे ही दरवाजा बंद हो जाता है और फिर ये लोग उसके बेटे के कमरे में जाते हैं
जहाँ पे बच्चे की हालत देखकर वो अपने पावर का यूज करती है और पानी में एक ताबीज बनाते हुए उस पानी को उसे पीने के लिए देती है। जैसे ही सब कुछ सही होने वाला था, ठीक उसी समय पे सैम यहाँ पे एक लड़की को लेकर पहुंचता है और सबके सामने उस लड़की के बारे में बताता है कि ये लड़की एक बहुत ही बड़ी मास्टर है जो कि उनके बेटे को आसानी से ठीक कर सकती है। ऐसे कहते हुए वो उस लड़की के बारे में बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कहने लगता है। मिस्टर चाओ को थोड़ी सी गड़बड़ी लगती है, इसलिए वो सैम से पूछता है कि क्या सच में ये लड़की मेरे बेटे को ठीक कर सकती है। वो उसके पास आता है और कहता है कि अगर तुम इस लड़की को मास्टर नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे बारे में पुलिस को बता दूंगा और वो तुम्हें अपने साथ जेल लेकर चली जाएगी। मिस्टर चाओ किसी भी हाल में खुद को जेल नहीं भेजना चाहता था, इसलिए वो तुरंत ही उस लड़की के सामने झुक जाता है और उसे मास्टर कह के पुकारने लगता है। साथ ही उसे अपने बेटे को ठीक करने की रिक्वेस्ट भी करने लगता है। ये सब कुछ सुनकर वो लड़की खुद को और भी ज्यादा महान समझने लगती है और प्रिंसेस वेई की इंसल्ट करने लगती है, ये कहते हुए कि प्रिंसेस वेई धोखेबाज है। जिस पे बटलर उसे सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन प्रिंसेस वेई उसे शांत कर देती है और कहती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर ये लड़की कितनी ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद वो लड़की आगे बढ़ती है और उस जादुई पानी को नीचे फेंक देती है। उसके बाद एक घंटी लेती है और उसके सामने डांस करना स्टार्ट कर देती है। ये सब कुछ देखकर तो प्रिंसेस वेई को बड़ा ही मजा आ रहा होता है। वो ये सारी चीजें इंजॉय करने लगती है। वो लड़की भी फुल एक्टिंग करना स्टार्ट कर देती है और ऐसा प्रेटेंड करने लगती है कि वो इस बच्चे को ठीक कर देगी। कुछ ही समय के अंदर अचानक से मौसम बदलने लगता है। घर के अंदर जो लाइट होती है वो फ्लक्चुएट करने लगती है और तभी वो छोटा बच्चा पहली बार अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें खतरनाक लाल होती हैं। वो तुरंत ही उसका गला पकड़ लेता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। सैम जब उसे बचाने के लिए आता है तब वो दोनों के गले पकड़ लेता है, दोनों को ही जान से मारने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर मॉम तुरंत ही अपने बेटे के पास आती है और उसे संभालते हुए प्रिंसेस वेई से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उनके बेटे की जान बचा ले। अपने बेटे की जान बचाने के लिए भावनाओं में आकर वो प्रिंसेस वेई से ये भी वादा कर देती हैं कि अगर उनका बेटा ठीक हो जाएगा तो वो खुद ही अपने हस्बैंड को जेल लेकर जाएंगे उनकी सजा पूरी करने के लिए। ये बातें सुनकर वो तुरंत ही आगे बढ़ती है, अपने पावर का यूज करती है और छोटे बच्चे के अंदर जो आत्मा होती है उसे यहाँ से चले जाने का हुक्म देती है। उसकी बातें सुनकर वो आत्मा तुरंत ही उसकी बात मान लेती है और बच्चे के शरीर को छोड़ देती है। जिसके बाद ये लोग बच्चे को संभालते हैं। प्रिंसेस वेई तुरंत ही उस दूसरी लड़की के पास आती है और उसे पूछती है कि वो कौन है। वो तुरंत ही चालाकी करती है और अपने पावर का यूज करते हुए यहाँ पे बदबूदार हवा छोड़ देती है और जैसे इन लोगों का ध्यान भटकता है वो तुरंत ही यहाँ से भाग जाती है। फिर वो उस लड़की को ढूंढने का फैसला करते हैं, लेकिन उसी समय प्रिंसेस वेई को अपने पावर से पता चलता है कि यंग मास्टर की तबीयत खराब हो चुकी है। वो तुरंत ही घर पे पहुंचती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि यंग मास्टर अपनी कंपनी के काम को करने की वजह से बेहोश हो चुका होता है। घर वाले बहुत ही ज्यादा डर रहे होते हैं। वो तुरंत ही आगे बढ़ती है और सिर्फ चुटकी बचाकर उसे होश में ला देती है। वो होश में आने के बाद तुरंत ही उसे पूछता है कि क्या हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों काफी समय से एक दूसरे को जानते हैं। ये सुनकर वो मुस्कुराती है और कहती है कि क्या पता हम दोनों एक दूसरे को पिछली जिंदगी से जानते हो। ऐसा कहते हुए वो मन में कुछ सोचने लगती है। पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को आज से नहीं बल्कि 9 जन्मों से एक दूसरे को जानते हैं और 9 जन्मों से ही ये दोनों एक दूसरे के प्रेमी थे, जिस वजह से ही इन दोनों की लाइफ एक दूसरे से इतनी ज्यादा जुड़ी हुई है। कुछ समय के बाद यंग मास्टर अपने मॉम के साथ अकेला होता है, जहाँ पे मॉम उसे कह रही होती हैं कि तुम्हें प्रिंसेस वेई के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहिए क्योंकि उसके पास रहने से तुम अच्छा महसूस करने लगते हो। उसी वक्त डैड यहाँ पे आते हैं और बताते हैं कि वो अब भी कू परिवार की बेटी को ढूंढ नहीं पाए हैं। यंग मास्टर कहता है कि मुझे उस लड़की को किसी भी हाल में ढूंढना है क्योंकि मैं उसे कंपनसेट करना चाहता हूँ। इनके बात करने से ऐसा लग रहा होता है कि शायद यंग मास्टर की एंगेजमेंट पहले ही किसी के साथ तय हो गई है और वो लोग उस परिवार को ढूंढ रहे हैं। वेल आगे क्या होगा ये तो हमें कहानी में ही पता चलेगा। दूसरी तरफ हम प्रिंसेस वेई को देखते हैं जो कि खाना खा रही होती है। वहीं पे यंग मास्टर भी आ जाता है। वो उसे खाने के लिए कहती है तो वो कहता है कि वो ऐसी चीजें नहीं खाता है, वो तो सिर्फ दलिया खाएगा। बटलर उसके लिए दलिया लाने के लिए चाहता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि वो तो प्रिंसेस वेई के शेयर की गई चीजें वो खा रहा है, जिसे देखकर बटलर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसने कभी भी नहीं देखा था कि यंग मास्टर किसी के साथ शेयर करके खाना खा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये सारी चीजें गंदी लगती थी। लेकिन अब तो बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि यंग मास्टर उसके प्यार में पड़ रहे हैं। उसी वक्त प्रिंसेस वेई के पास कॉल आता है। सामने वाला पर्सन बताता है कि उसका नंबर उसके भाई ने उसे दिया था क्योंकि उसके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वो चाहता है कि वो उसकी प्रॉब्लम को दूर कर दे। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है और उसके बाद वो उस पर्सन से मिलने के लिए जाती है जो कि बाई फैमिली से होती है। लेकिन ये लोग जब घर पे पहुंचते हैं तब मिस्टर बाई जो होते हैं वो घर के बटलर को ही मास्टर समझ लेते हैं और उनके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बातें करने लगते हैं। बटलर भी स्टार्टिंग में उनके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बातचीत कर लेता है और जब उन्हें पता चलता है कि ये उन्हें मास्टर समझ रहा है तब वो खुद ही प्रिंसेस वेई को मास्टर के रूप में इंट्रोड्यूस कर देता है, जिसे देखकर वो थोड़े से हैरान होते हैं और कहते हैं कि मैंने सोचा था कि मास्टर कोई बूढ़ा बुजुर्ग होगा। हालांकि मैंने कॉल पे लड़की की आवाज़ सुनी थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो आप हो सकती हो, इतनी ज़्यादा सुंदर और वो भी इतनी ज़्यादा पावरफुल मास्टर। जिसके बाद वो थोड़ी देर और बातें करते हैं और इसके बाद वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में प्रिंसेस वेई को बताने लगते हैं कि उनकी जो वाइफ है वो काफ़ी दिनों से अजीब तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर चुकी हैं। उन्हें अजीब अजीब सी चीज़ें दिखाई देती हैं और अजीब अजीब सी आवाज़ें भी सुनाई देती है, जिस वजह से वो हमेशा ही डरी सहमे से रहती हैं। ये सुनकर प्रिंसेस वेई कहती है कि मैं आपकी वाइफ से मिलना चाहती हूँ, जिसके बाद सभी उसकी वाइफ के पास आते हैं।
लेकिन वाइफ तो प्रिंसेस वेई को देखते ही उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहती हैं। वो कहती हैं कि मैंने पहले ही बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टरों को, बड़े बड़े तांत्रिकों को खुद को दिखा लिया है, लेकिन किसी ने भी मेरी प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि आप भी मुझे ठीक नहीं कर सकती हो। प्रिंसेस वेई कहती है कि मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं है, एक बार मुझे मौका देकर तो देखो। ऐसा कहते हुए वो उनके नब्ज को चेक करने लगती हैं और कहती है कि आप तो पूरी तरीके से ठीक हो, आपको कोई भी बीमारी नहीं है, बल्कि आपके ऊपर तो श्राप लगा है। हाल फिलहाल में जब आप सो रही हो, क्या आप अपने सपने में अपने पूर्वजों को देखती हैं? वाइफ कहती है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, आजकल जब मैं सोती हूँ तब मैं अपने ग्रैंडपा को देखती हूँ। ये सुनकर वो कहती है कि क्या आप मुझे बता सकती हो कि सपने में वो आपसे कैसी बातें करते हैं? वाइफ बताती है कि वो हमेशा ही मुझे कब्र खोदने के लिए कहते हैं। अब ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ये सुनकर बटलर के मुंह से निकल जाता है कि क्या वो बूढ़ा मरने के बाद भी लोगों को शांति नहीं दे रहा है, जिसपे सभी उसे घूरने लगते हैं। वो तुरंत ही सबसे सॉरी बोलता है और खुद को थप्पड़ मारता है। बातें कंटिन्यू होती हैं जहाँ पे प्रिंसेस वेई कहती है कि हमें एक कब्र खोदना होगा। ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। प्रिंसेस वेई उन्हें समझाती है कि जैसा वो कह रहे हैं वैसा हमें करना होगा, इसके बाद ही हमें आगे क्या करना है इस बात का पता चलेगा। अब सभी लोग कब्र को खोदने के लिए मान जाते हैं, लेकिन उसी समय यहाँ पे मिस्टर बाई का बड़ा भाई आ जाता है, जो कि ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इससे हमारे पूर्वज हमें श्राप दे देंगे, जो कि हमारे फैमिली के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसा कहते हुए वो प्रिंसेस वेई को ठग भी कहने लगता है, जिस पे यंग मास्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो सामने बढ़ता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी वाइफ को ठग कहने की। यंग मास्टर को ऐसे गुस्से में देखकर बड़ा भाई उसे पूछता है कि तुम कौन हो। तब बटलर सामने आता है और यंग मास्टर को अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस करता है, जिसपे वो थोड़े से घबरा जाते हैं, लेकिन फिर भी बड़ा भाई पीछे नहीं हटता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि आप लोग बहुत ही ज्यादा रिच हो, लेकिन ये मेरे फैमिली मैटर है और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग इसमें इन्वॉल्व हो। और वैसे भी मैं भी बहुत सारे बड़े बड़े मास्टरों को जानता हूँ, वो लोग मेरी मदद जरूर करेंगे। ऐसा कहते हुए वो उसी लड़की का नाम लेता है जो कि लास्ट टाइम वहाँ से भाग गई थी। ये सुनकर जो बटर होता है वो तुरंत ही लास्ट टाइम वाली सारी बातें इनके सामने रख देता है कि वो कितनी ज्यादा डरपोक है, वो उसके मास्टर के सामने टिक भी नहीं पाती है और लास्ट टाइम तो वो ऐसे भाग गई थी जिसके बारे में वो लोग बता भी नहीं सकते हैं। लेकिन बड़ा भाई इनकी बातों पे भरोसा नहीं करता है। वो तुरंत ही उस लड़की के पास कॉल करता है। लड़की कॉल तो रिसीव करती है, लेकिन जैसे ही इनकी आवाज सुनती है वो तुरंत ही फोन को कट कर देती है। इधर जो छोटा भाई मिस्टर बाई होता है वो प्रिंसेस वेई से पूछता है कि अगर वो लोग कब्र को नहीं खोदते हैं तो क्या होगा। ये सुनकर वो कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हारी वाइफ मर जाएगी। सुनकर सभी डर जाते हैं, लेकिन जो बड़ा भाई होता है वो अभी प्रिंसेस वेई को रुकने के लिए कह रहा होता है। वो कहता है कि तुम इस तरीके से बातें करके लोगों को डरा रही हो। उसी वक्त यहाँ पे बड़े भाई का बेटा आ जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि लिन होता है। और लिन तो पहले से ही प्रिंसेस वेई को जानता था, इसलिए वो उसे सपोर्ट करता है और सभी लोग कब्र खोदने के लिए चले जाते हैं, वो भी आधी रात को। जहाँ पे लिन ने प्रिंसेस वेई को सपोर्ट करने के लिए अपने डैड को ही अपने लोगों से पकड़ने के लिए कह दिया होता है, ताकि वो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके। और साथ ही वो प्रिंसेस वेई से बातें कर रहा होता है कि लास्ट टाइम उसने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो उसी के लिए कुछ भी कर सकता है। इन दोनों को बातें करते हुए देखकर यंग मास्टर को बहुत ही ज्यादा जेलसी हो रही होती है। वो तो उन्हें घूरे जा रहा होता है और ये चीज जो बटलर होता है वो नोटिस कर लेता है। वो तुरंत ही बीच में आता है और लिन को हटाते हुए अपने मास्टर को बीच में रख देता है और कहता है कि यहाँ पे मेरे मास्टर के रहने का पूरा हक बनता है। ऐसे कहते हुए वो दोनों को पास में कर देता है और फिर बटलर मन ही मन में सोचने लगता है कि इसके यंग मास्टर की जगह ये लड़का छीनना चाहता है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगा। जिसके बाद प्रिंसेस वेई कुछ चेक करती है और दो लोगों को मिट्टी खोदने के लिए आगे भेजती है। लेकिन जैसे वो लोग मिट्टी खोदने के लिए आगे बढ़ते हैं, अचानक से हवाएं तेज हो जाती हैं और मौसम में खतरनाक बदलाव होने लगता है और धीरे धीरे ताबूत के चारों तरफ से खून निकलने लगते हैं, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। लेकिन जो बड़ा भाई होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मैंने तो पहले ही मना किया था, देखो किस तरीके से पूरज हमारे ऊपर गुस्सा हो रहे हैं और हमें वो श्राप ही देंगे, क्योंकि जिस तरीके से तुम लोग बिहेव कर रहे हो उस तरीके से तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। प्रिंसेस वेई उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती है, बल्कि बड़े ही प्यार से यंग मास्टर को एक कदम पीछे हो जाने के लिए कहती है और उसके बाद से वो अपनी घंटी बजाना स्टार्ट कर देती है। जैसे जैसे घंटी की आवाज़ें तेज होती हैं, आसपास में जितनी भी बुरी आत्माएं होती हैं वो उसके तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं और धीरे धीरे यहाँ पे बहुत सारी आत्माएं आ जाती हैं, जिन्हें देखकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डर रहे होते हैं। इसी बीच जो बड़ा भाई होता है वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है, जिस वजह से जो आसपास की आत्माएं होती हैं उस पर कब्जा कर लेती हैं। उसके आँख, नाक, मुँह सभी से ब्लड बाहर आने लगते हैं और ये देखकर लोग घबराने लगते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या हुआ, क्या वो भी मर गया। तब वो सभी को शांत करती है और कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, दरअसल ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, जिस वजह से आसपास की बुरी आत्माओं ने उनके ऊपर अपना घर बना लिया है। जिसके बाद वो अपना जादुई चाबुक निकालती है और उनके ऊपर कई सारे कोड़े बरसाने लगती है। कुछ समय के बाद वो शांत हो जाते हैं। ये देखकर वो लोग कहते हैं कि क्या वो मर गए हैं। वो कहती है कि नहीं, बस वो थोड़ी देर के लिए शांत हो गए हैं। जिसके बाद वो कुछ लोगों को आगे भेजती है ताकि वो ताबूत की जांच करें, जहाँ पे लिन को ताबूत के अंदर से एक मोती दिखाई देती है, जो कि ठीक वैसे ही होती है जैसा मिस्टर जाओ को मिला था। मोती देखकर प्रिंसेस वेई समझ जाती है कि प्रॉब्लम कहाँ पे था। बल बाकी लोग समझ नहीं पा रहे होते हैं कि कब्र के अंदर इस मोती के रहने का क्या वजह हो सकता है। प्रिंसेस वेई आगे बढ़कर उस मोती को ले लेती है और बताती है कि ये सारे प्रॉब्लम्स इस मोती की वजह से हो रही थी, क्योंकि अगर किसी मरे हुए इंसान के पास ये मोती रख दिया जाए तो आसपास की जितनी भी बुरी
आत्माएं होती हैं वो खुद ब खुद उसके अंदर चली जाती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशानी पैदा कर देती हैं और धीरे धीरे परिवार की जीवन शक्ति सोखने लगती हैं और परिवार वाले कमजोर बीमार होने लगते हैं और मर जाते हैं। इस तरीके से कई सारे वंश भी बर्बाद हो चुके हैं। यह सुनकर जो वाइफ होती है वो भी समझ जाती है कि आखिर क्यों हर बार ग्रैंडपा उसके सपने में आया करते थे। वो तो उनके होने वाले परेशानियों से उन्हें बचाना चाहते थे, जिन्हें जानकर वो काफ़ी इमोशनल होती है। कुछ समय के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो मोती रखने वाले पर्सन को ढूंढेंगे। इसके बाद मिस्टर बाई आगे बढ़ के एक 5 मिलियन का कार्ड प्रिंसेस वेई के हाथों में सौंप देती हैं। प्रिंसेस वेई जो कि हर बार पैसे नहीं लेती थी, वो इस बार पैसों को हाथ से जाने नहीं देती है और वो पैसे लेकर काफ़ी खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम उस दूसरी लड़की को देखते हैं जो कि अपनी तंत्र विद्या स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अपने पावर को बढ़ाने के लिए कुछ चीजें कर रही होती है, लेकिन अचानक से उसमें कुछ गड़बड़ी होने की वजह से वो बीच में ही टूट जाती हैं और उसकी शक्तियाँ पूरी नहीं होती हैं, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है। वो तुरंत ही इसके बारे में अपने सीनियर को बता देती है। उसके सीनियर तो पहले बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं, लेकिन तुरंत ही वो उसे एक दूसरा रास्ता भी बता देते हैं और एक दूसरा प्लान पे काम करने के लिए भी कह देते हैं, जिससे सुनकर वो काफ़ी खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ हम प्रिंसेस वेई को घर जाते हुए देखते हैं, जहाँ पे यंग मास्टर उसे पूछता है कि तुम लिन को कैसे जानती हो। प्रिंसेस बता देती है कि जिस दिन उसने उसे रिजेक्ट किया था उसी दिन उसने उसकी जान बचाई थी और तब से ही वो उसे जानती है। अब ये सुनकर तो यंग मास्टर को बहुत ही ज़्यादा जेलसी हो रही होती है, इसलिए वो उसे तुरंत ही कह देता है कि मैं तुम्हें दुनिया के सामने बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे फियांसे हो और बहुत ही जल्द मेरी वाइफ भी बनने वाली हो। कल मेरे डैड का बर्थडे है, इसलिए मैं सबके सामने तुम्हें अपने फियांसे के रूप में इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। इसके बाद बटलर भी सुन रहा होता है। वह मन ही मन सोचता है कि उसके यंग मास्टर कितने ज़्यादा तेज हैं। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि उन दोनों के बीच में किसी का रास्ता बने, इसलिए वो सारी चीजें इतनी जल्दी कर रहे हैं। अगले सीन में हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे प्रिंसेस वेई यंग मास्टर के साथ होती है। आसपास जितने भी गेस्ट आए होते हैं वो उन दोनों को साथ में देखकर आपस में गॉसिप करने लगते हैं, ये कहते हुए कि लगता है कि इसी लड़की के साथ यंग मास्टर की शादी होने वाली है। कुछ समय के बाद यहाँ पे डैड मॉम के साथ एंट्री लेते हैं। वो जैसे ही प्रिंसेस वेई को अपनी डॉटर इन लॉ के रूप में इंट्रोड्यूस करने वाले होते हैं, वैसे ही यहाँ पे सैन भी आ जाता है, वो भी उस लड़की को लेकर। अब इस लड़की को यहाँ पे देखकर कोई भी समझ नहीं पा रहा होता है कि सैन ने इस लड़की को यहाँ पे क्यों लेकर आया है, लेकिन वो उस लड़की को आगे करता है और कहता है कि डैड ये आपके लिए है। प्रिंसेस वेई उस लड़की को देखती है और उसके मजे लेने लगती है। वो यंग मास्टर से कहती है कि तुम्हारा भाई तुम्हारे डैड के बारे में कितना ज्यादा सोचता है, उनके लिए उनकी दूसरी वाइफ ढूंढ कर लेकर आ गया है। ये सुनकर जो डैड की वाइफ होती हैं वो गुस्सा करने लगती हैं। डैड भी उसे पूछते हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। सैन कहता है कि आप लोग गलत समझ रहे हो, असल में ये गु परिवार की खोई हुई बेटी है, जिसे मैंने बहुत ही मेहनत से आप लोगों को ढूंढ के लेकर आया हूँ। ऐसा कहते हुए वो उस लड़की को गु परिवार की खोई हुई बेटी के रूप में इंट्रोड्यूस कर देता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पे भरोसा नहीं कर रहा होता है। तब वो अपने पास से अपना जट पत्र निकालती है, जो कि गु परिवार की विरासत होती है, जिसे देखकर सभी शांत हो जाते हैं। वो तुरंत ही यंग मास्टर के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें पता है ना कि हमारे बीच में कैसे सौदा हुआ था। यंग मास्टर कहता है कि वो तो पास्ट की बातें हैं और वैसे भी मैं प्रिंसेस वेई से प्यार करता हूँ, ना कि तुमसे, इसलिए मैं तो शादी उससे ही करूंगा। तो वो लड़की भी कह देती है कि मुझे भी हाउ परिवार में ही आना है, चाहे कैसे भी क्यों ना हो, मैं इस परिवार में आकर ही रहूंगी। ये सुनकर वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे डैड से क्यों नहीं शादी कर लेती हो, इस तरीके से तुम हाउ परिवार में भी शामिल हो जाओगी। अब ये सुनकर तो डैड को खांसी आने लगता है। वहीं पे जो मॉम होती है वो अंदर ही अंदर अपने बेटी को कोसने लगती है। वो कहती है कि मैंने कैसे नालायक बेटी को जन्म दिया है, जो कि अपने प्यार को पाने के लिए मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोच रहा है और दूसरे माल आने के बारे में बात कर रहा है। अब पार्टी खत्म हो जाने के बाद हम सैन और उस लड़की को देखते हैं। यहाँ पे सैन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। वो उस लड़की से कहता है कि मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके इस प्लान को बनाया था, लेकिन ये प्लान भी खराब हो गया। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास कई सारे प्लान हैं। ऐसा कहते हुए अपने प्लान को उसके साथ शेयर करती है, जिसे सुनकर वो खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सभी को साथ में ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं। सभी शांति से ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी भागते हुए बटलर आता है और डैड से कुछ चीज़ें देखने के लिए कहता है। डैड मना कर देती हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि मुझे खाते वक्त डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर बटलर कहता है कि लेकिन ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको चेक करनी चाहिए। ऐसे कहते जैसे ये लोग फ़ोन को चेक करते हैं, उन्हें पता चलता है कि इनकी कंपनी में काम करने वाले 3 मेंबर कंपनी के टॉप पे जाकर सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये न्यूज़ तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है। अगर ऐसा हो जाता है तो इससे कंपनी की इमेज खराब हो जाएगी और साथ ही कंपनी के शेयर्स भी नीचे जा सकते हैं। इसीलिए तुरंत ही यंग मास्टर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑफिस जाने की बात करता है। प्रिंसेस वेई भी उसका साथ देती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ कंपनी चलूंगी। जिसके बाद ये लोग बटलर के साथ कंपनी पहुंच जाते हैं। टॉप पे पहुंचने के बाद और उन लोगों को देखने के बाद यंग मास्टर बटलर से पूछता है कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। बटलर कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है और मैंने पता लगाया है, मुझे पता चला है कि इसमें से जो बीच वाली लड़की है उसे कल ही कंपनी से बाहर निकाल दिया गया था, वो भी कंपनी में चोरी करने की वजह से। शायद इसीलिए वो यहाँ पे आई है ताकि तमाशा क्रिएट करके वो कंपनी में वापस आ सके। अब ये लोग सिचुएशन को समझने की कोशिश कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पे वो लड़की भी आ जाती है जो कि अपने पावर का यूज़ करती है और ये लोग उसके पावर से बंधे हुए होते हैं, जिस वजह से वो तुरंत ही सुसाइड करने की कोशिश करने लगते हैं। प्रिंसेस वेई अपने पावर का
यूज़ करती है और थोड़ी ही देर के अंदर इस बात का पता लगा लेती है। फिर ये लोग जैसे सुसाइड करने की कोशिश करते हैं वो तुरंत ही अपने पावर का यूज़ करते हुए उन तीनों को ऐसा करने से रोक देती है, जिसे ये देखकर जो बटलर होता है वो काफी इंप्रेस होता है। वो उसकी तारीफ करने लगता है, लेकिन प्रिंसेस वेई उसे ऑर्डर देती है कि वो जल्दी से जाकर उन तीनों को वहाँ से बचाकर लेकर आए। ये देखकर ये जो दोनों होते हैं वो तुरंत यहाँ से निकल जाते हैं ताकि किसी को भी इन दोनों के ऊपर शक ना हो। उस समय के बाद जब उस लड़की की आंखें खुलती है और वो जादू से बाहर आ जाती है तब उसे कुछ भी याद नहीं होता है। पिछले टाइम में उसके साथ क्या हुआ था उसे कुछ भी नहीं याद होता है। उसे बस ऐसा ही लग रहा था कि वो थोड़ी देर से सो रही थी। प्रिंसेस वेई कहती है कि तुम थोड़ी देर से नहीं बल्कि लगातार कई घंटों से सो रही हो। ये सुनकर वो कहती है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि काम की वजह से मैं बहुत ही ज्यादा परेशान थी। हाल फिलहाल में मुझे कंपनी से भी बाहर निकाल दिया गया था, वो भी झूठे इल्जाम लगाकर कि मैंने कंपनी में चोरी की थी। अगर सच में मैंने चोरी की होती तो इन सारी चीज़ों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने सच में चोरी नहीं की थी और मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा था, जिस वजह से मैं हमेशा परेशान रहती थी और बार बार मेरे सपने में भी ये सारी चीज़ें आती थी। कोई मुझे बार बार उकसा रहा था कि मैं सुसाइड कर लूँ क्योंकि मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा है। इस वजह से मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी और शायद सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। तभी बटलर के पास भी कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि ये लड़की सच में निर्दोष है, इसने चोरी नहीं की थी बल्कि इसे फंसाया गया था। ये बात जानकर तो वो लड़की बहुत ही ज्यादा खुश होती है। यंग मास्टर भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और बटलर से इसके पीछे की वजह जानने के लिए कहता है। साथ ही उस लड़की को उसका जॉब भी मिल जाता है, जिस वजह से वो काफी खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। सैन तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और सारा का सारा ब्लेम उस लड़की पे डाल रहा होता है। वो कहता है कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो सबको पता चल जाएगा कि कंपनी में मैंने ही चोरी की थी। वो लड़की कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस घर जाओ, सारी चीजें मैं खुद ही संभाल लूंगी। उसी वक्त उसे डैड का कॉल आता है जो कि उसे घर पे बुलाते हैं। जैसे वो घर पे पहुंचता है डैड उसे बहुत ही ज्यादा डांटने लगते हैं, ये कहते हुए कि उसे खुद की कंपनी में चोरी करने की आखिर कौन सी जरूरत पड़ गई थी। वो उसे बहुत सारा डांटते हैं। प्रिंसेस वेई भी यहीं पे होती है और वो उसके डांट को बड़े ही अच्छे से एंजॉय कर रही होती है। वहीं हम दूसरी तरफ उस लड़की को देखते हैं जिसके घर पे क्या हो रहा है सब कुछ पता होता है। वो कुछ नहीं करती है बल्कि अपने पावर का यूज करती है। उसके हाथ में मॉम की एक तस्वीर होती है, उसके ऊपर चुभो देती है, जिस वजह से वो उसके कंट्रोल में हो जाती हैं और इस वजह से वो अपने हस्बैंड को ही डांटने लगती हैं कि वो सैन को बिल्कुल ना डांटे और उल्टा वो अपने हस्बैंड को ही डांटने लगती हैं, ये कहते हुए कि उसने पहली बार ऐसी कोई गलती की है इसलिए वो उसे छोड़ दे। इसने इतनी बड़ी गलती भी नहीं कर दी है जिस वजह से उसे इतनी डांटने की जरूरत है। सैम को छोड़कर वो बाकियों को बहुत सारा सुनाती हैं और फिर वो सैम को लेकर वहाँ से चली जाती हैं। डैड तो अपने वाइफ के ऐसे बदले अंदाज को देखकर पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि उनकी वाइफ इतनी ज्यादा कैसे बदल गई। यंग मास्टर भी सोच रहा होता है कि उसकी मॉम तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं थी। फिर वो प्रिंसेस वेई से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है इसके पीछे क्या हो सकता है, मॉम अचानक से इतने ज्यादा कैसे बदल सकती हैं। प्रिंसेस वेई कहती है कि तुम्हारी मॉम बदली नहीं है बल्कि उनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, जिस वजह से वो इसमें किसी और के कंट्रोल में है। क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा समझदार है तो वो ऐसे गलती डिसीजन तो बिल्कुल भी नहीं ले सकती हैं। इसे साफ पता चलता है कि इस समय वो किसी के वश में है। डैड ये सुनकर परेशान होने लगते हैं और प्रिंसेस वेई से कहते हैं कि क्या इससे उसे कोई नुकसान हो सकता है। ये सुनकर प्रिंसेस वेई कहती है कि उन्हें ज्यादा नुकसान तो नहीं हो सकता है, लेकिन पॉसिबल है कि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा समय घर में ही रखें क्योंकि ये उनके लिए सही होगा। दूसरी तरफ हम इन दोनों को देखते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इनका प्लान पूरी तरीके से काम कर रहा है, जिस वजह से बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। साथ ही वो अब प्रिंसेस वेई के बारे में सोचते हैं कि अब उसे भी रास्ते से हटा देना चाहिए ताकि इस तरीके से वो हाफ फैमिली पे कब्जा कर लेंगे और उसकी सारी प्रॉपर्टी इनकी हो जाएगी। दूसरी तरफ हम प्रिंसेस वेई को देखते हैं जो कि रेडी होकर बाहर घूमने और खाने पीने के लिए जा रही होती है। तभी यंग मास्टर उसे रोक लेता है और उसे पूछता है कि वो कहाँ पे जा रही है। वो बता देती है कि वो कहाँ पे जा रही है, तब वो भी उसके साथ जाने की जिद करता है। पहले वो मना कर देती है, जिस वजह से वो उसके सामने कमजोर बनने की एक्टिंग करने लगता है और उसके ऊपर गिर जाता है। वो उसे संभालती है और उसे कहती है कि तुम कमजोर हो, अगर मेरे साथ घूमना चाहते हो तो काफी ज्यादा थकान हो सकती है, लेकिन वो बताता है कि वो अपने आप को संभाल लेगा। जिसके बाद वो दोनों बाहर जाते हैं। बाहर वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और रास्ते पे चल रहे होते हैं। तभी अचानक से एक पर्सन प्रिंसेस वेई के ऊपर हमला करता है। यंग मास्टर इस चीज को देख लेता है और वो उसे बचाने की कोशिश करता है। जब वो उसे बचा लेता है तब वो लोग भी जो चुपकर इनके ऊपर वार कर रहे थे वो भी सामने आ जाते हैं। ये देखकर वो अपने पावर का यूज करती है और जो उनका लीडर होता है उसके ऊपर मैजिक कर देती है, जिस वजह से वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और खुद को ही मारने लगता है। धीरे धीरे वो खुद से ही अपनी हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर लेता है, जिसे देखकर बाकी के जो गार्ड होते हैं वो डर जाते हैं और तुरंत ही यहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ सैन को जैसे इसके बारे में पता चलता है कि उसके लोग प्रिंसेस वेई को ठिकाना नहीं लगा पाए हैं और वो वहाँ से भाग गए हैं, उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ हम प्रिंसेस वेई को देखते हैं जो कि इन छोटे छोटे तरकीबों से ये जान गई होती है कि इसके पीछे भी सैन हो सकता है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए खुद ही चली जाती है। सैन उसे देखता है और गुस्से में चाकू निकालकर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो अपने पावर का यूज करते हुए उसके सामने भूत ला देती है, जिसे देखकर वो बुरी तरीके से डर जाता है। पहली बार भूत को इतने सामने से देखकर उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो पैंट गीली कर देता है। अगले सीन में हम सभी को साथ में बैठ के खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ पे मॉम सैन के बारे में ही पूछ रही होती है। डैड कहते हैं कि शायद वो बीमार है इसलिए वो आराम कर रहा है।
वही जो दूसरी लड़की होती है वो प्रिंसेस वेई को देखती है और मन ही मन सोचती है कि इस लड़की ने उसे इतनी बुरी तरीके से डरा दिया है कि वो कल से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है और होश में भी नहीं आ रहा है। इस समय ये लड़की इतनी ज़्यादा गुस्से में होती है कि वो प्रिंसेस वेई के ऊपर डायरेक्टली इल्ज़ाम लगा देती है। वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सैन के साथ जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारी वजह से ही हुआ है। ये सुनकर वो साफ इस बात से इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, इनफैक्ट कल तो हमारे ऊपर हमला हुआ था और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि उसके पीछे तुम या फिर सैन हो सकते हैं। ये सुनकर वो तुरंत ही बात को टालने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, आखिर तुम इतनी ज़्यादा अच्छी हो, तुम दूसरों को नुकसान कैसे पहुंचा सकती हो या फिर हम भी किसी को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम यंग मास्टर को प्रिंसेस वेई के साथ देखते हैं जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे की काफी ज्यादा क्लोज होते हैं और एक दूसरे को टीज कर रहे होते हैं और साथ में रोमांस भी कर रहे होते हैं, जहाँ पे प्रिंसेस वेई अपने मुंह से उसे लॉलीपॉप खिलाती है, जिसके बाद उसकी ही हालत खराब हो जाती है। जैसे वो बाहर आती है उसका भाई उसके पास कॉल करता है, वो उसे बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स की मौत से मुझे एक क्लू मिला है। जब तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हुई थी तब जो ड्राइवर था वो बार बार हाउ फैमिली के साथ बातचीत कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स की मौत के बारे में पता लगाने के लिए हाउ फैमिली के बारे में जानना होगा, जिससे तुम ये जान सको कि तुम दोनों के बीच में रिश्ता क्या है। वहीं दूसरी तरफ हम मॉम को देखते हैं जो कि पूरे परिवार वालों को एक साथ घर पे बुलाती हैं, जहाँ पे सभी उनसे पूछ रहे होते हैं कि आखिर वो बात क्या करना चाहती हैं। मॉम थोड़ी देर शांत रहती हैं और उसके बाद वो कहती हैं कि उन्होंने पहले ही वादा किया था कि वो गू फैमिली की बेटी के साथ अपने बेटे की शादी करेंगी, इसलिए वो अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहती हैं और अपने बेटे की शादी इस लड़की से कराना चाहती हैं। ये सुनकर वो दूसरी लड़की मुस्कुराने लगती है। साथ ही जो यंग मास्टर होता है वो अपनी मॉम की इस बात का विरोध करता है और कहता है कि वो पहले से ही वो उसे प्यार करता है और फ्यूचर में वही उसकी वाइफ होगी। उसे फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी मॉम ने या फिर उसके डैड ने किसके साथ प्रॉमिस किया है। लेकिन मॉम भी अपनी बात पे अड़ी रहती हैं। वो कहती हैं कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन तुम्हारी शादी तो गू फैमिली की बेटी के साथ ही होगी और अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो हम प्रिंसेस वेई को अच्छी तरीके से कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। ये सारी बातें सुनकर यंग मास्टर अभी इस बात के पूरे तरीके से खिलाफ होता है, लेकिन जो प्रिंसेस वेई होती है वो कहती है कि आपको पछतावा है, आपकी वजह से गू फैमिली खत्म हो गया था, इसलिए आप प्रायश्चित करने के लिए गू फैमिली की डॉटर को अपने घर की डॉटर इन लॉ बनाना चाहती हैं ताकि आप प्रायश्चित कर सकें। ये सुनकर ये लोग शांत हो जाते हैं। प्रिंसेस वेई कहती है कि मुझे जवाब चाहिए। डैड कहते हैं कि हाँ, हमें गिल्ट है कि उस समय हम समय पे नहीं पहुंच पाए और उनकी जान नहीं बचा पाए। अगर हम उस दिन सही समय पे सही जगह पे पहुंच गए होते तो आज की बच्ची अनाथ नहीं होती। इसलिए हम चाहते हैं कि ये बच्ची जो कि अनाथ हो चुकी है वो हमारे फैमिली में शामिल हो जाए, वो भी हमारे बेटे की वाइफ बन के। ये सारी बातें यंग मास्टर भी सुन रहा होता है, लेकिन वो सभी को अवॉइड करते हुए प्रिंसेस वेई का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से बाहर लेकर चला जाता है। बाहर आने के बाद यंग मास्टर प्रिंसेस वेई को समझा रहा होता है कि वो उससे ही प्यार करता है और उसके साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि वो लोग कोर्ट मैरिज कर लें ताकि आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सके। साथ ही वो अपनी मॉम की तरफ से भी बातें करता है और कहता है कि उसे नहीं पता है कि उसकी मॉम इतनी ज्यादा बदल कैसे गई, वो हमेशा से तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। ये सुनकर वो कहती है कि मैंने पहले ही बता दिया था कि तुम्हारी मॉम के साथ प्रॉब्लम क्या है, मैं उनका इलाज कर सकती हूँ, लेकिन जब तक वो खुद से नहीं चाहती हैं कि वो ठीक हो जाए वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकती हैं। अगले सीन में हम उस लड़की को सैन के पास देखते हैं जहाँ पे घंटी बजाकर वो किसी तरीके से उसे होश में लाती है, लेकिन जैसे वो होश में आता है फिर से भूत भूत कह के चीखने लगता है। वो लड़की उसे शांत करती है और कहती है कि प्रिंसेस वेई ने तो बस तुम्हें डराया था, यहाँ पे असली का कोई भी भूत नहीं है, तुम्हें अब ठीक हो जाना चाहिए। जिसके बाद वो उसे एक जादुई पानी देती है और कहती है कि इस पानी को किसी भी तरीके से तुम्हें प्रिंसेस वेई को पिलाना होगा ताकि हमारा आगे का प्लान काम करे। नेक्स्ट हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन अपने आंट के साथ प्रिंसेस वेई से मिलने के लिए आया होता है। वो उसे लगातार देखे जा रहा होता है और इस चीज को यंग मास्टर के साथ वो लड़की भी नोटिस कर लेती है और कहती है कि लिन जिस तरीके से प्रिंसेस वेई को देख रहा है ऐसा लग रहा है कि वो उसे पसंद करता है। ये बातें सुनते ही तुरंत ही मॉम कह देती है कि अगर ऐसी बात है तो हमें इन दोनों की शादी करा देनी चाहिए, वैसे भी मैं अपनी बेटी की शादी भी बहुत ही जल्द करने वाली हूँ। कुछ टाइम के बाद यहाँ पे एक वेटर आता है जो कि सबके सामने उनका जूस रख देता है। सभी पी रहे होते हैं लेकिन प्रिंसेस वेई अपने जूस को हाथ तक नहीं लगाती है, जिसे देखकर वो लड़की होती है वो उसे कहती है कि आखिर तुम इसे पी क्यों नहीं रही हो, क्या यंग मास्टर की मॉम ने इसमें तुम्हारे लिए कुछ मिलाया हो गया, तुम्हें इस बात का डर है। ये सुनकर मॉम भी कहने लगती है कि क्या तुम्हें ऐसा शक है। ये सुनकर उनके शक को दूर करने के लिए वो उस जूस को पी लेती है, जिसके कुछ समय के बाद वो बाहर आती है क्योंकि उसे एक इंपॉर्टेंट कॉल करना था। लेकिन तभी यहाँ पे वो वेटर भी आ जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि सैन होता है और जैसे ही वो उसे देखती है अचानक से उसका सर घूमने लगता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। सैन उसे देखता है और उसे पूछता है कि क्या तुम मुझे जानती हो। ये सुनकर वो उसे अपना मास्टर कहने लगती है। ये सुनकर वो मुस्कुराने लगता है और अपने पीछे आने के लिए उसे कहता है। प्रिंसेस वेई भी बिना कुछ क्वेश्चन किए चुपचाप उसके पीछे पीछे जाने लगती है। लिन भी उन दोनों को साथ में जाते हुए देखता है तब वो भी उनका पीछा करने लगता है। कुछ समय के बाद एक वेटर भागते हुए इन लोगों के पास आती है और बताती है कि जो लड़की आप लोगों के साथ थी वो बार में जाकर तमाशा क्रिएट कर रही है और सभी को परेशान कर रही है, जिसे सुनकर ये लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वेटर बता रही होती है कि इस समय वो लड़की किसी लड़के के साथ नशे में मजे कर रही है। जो कि ये सुनकर इनका गुस्सा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और वो तुरंत ही उसे सजा देने के लिए उसके पास जाते हैं।
ये लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं और पूरे रास्ते टाइम प्रिंसेस वेई कोई खरी खोटी सुना रहे होते हैं, जिसे देखकर लिन की आंट उन्हें रुकने की कोशिश करती है, लेकिन बाकी लोग भी उनके कैरेक्टर पे उंगली उठाने लगते हैं। कुछ समय के बाद जब वो लोग बार में जाते हैं, वहाँ पे वो लोग प्रिंसेस वेई को किसी के साथ किस करते हुए देखते हैं, जिसे देखकर तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो कुछ करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें पता चलता है कि प्रिंसेस वेई किसी और के साथ नहीं बल्कि यंग मास्टर के साथ किस कर रही थी। ये देखकर बेचारे दूसरी लड़की का पसीना छूटने लगता है। प्रिंसेस वेई उसकी तरफ देखती है और कहती है कि तुम्हारा प्लान काम नहीं किया, और तभी यहाँ पे लिन भी आ जाता है, वो भी उस वेटर को लेकर, जो कि सैन ही होता है। सैन को यहाँ पे लाया जाता है, उसके मुंह से रुमाल बाहर निकाला जाता है। वो इस समय बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, इसलिए सारा का सारा बात वो खुद से ही उगलने लगता है कि इसके पीछे कौन था, उसने ये सारी चीज़ क्यों की। वो कहता है कि मैं इस परिवार से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा परिवार पूरी तरीके से तबाह हो जाए और बर्बाद हो जाए, क्योंकि हाँ परिवार की वजह से मेरी मॉम की भी मौत हुई थी। ये सुनकर मॉम उससे कहती है कि तुम आखिर ऐसा कैसे कह सकती हो, तुम्हारी मॉम की मौत कैसे हो सकता है, क्योंकि ये सब कुछ तो तुम्हारे डैड की वजह से हुई थी, क्योंकि तुम्हारे डैड का अफेयर चल रहा था और इसके बारे में जैसे तुम्हारी मॉम को पता चला उन्होंने सुसाइड कर लिया। इसके पीछे हम लोगों का कोई भी हाथ नहीं था। जिसके बाद प्रिंसेस वेई आगे बढ़ती है और जिस लिक्विड को ये लोग उसे पिलाने की कोशिश कर रहे थे वो उसे ही पिला देती है, और उसके बाद वो उसे पूछती है कि बताओ तुमसे ये सारी चीजें करने के लिए किसने कहा था। वो जैसे उस लड़की का नाम लेने वाला होता है, वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करती है और उसे खत्म कर देती है, ताकि कोई भी सुराग ना मिले और उसका नाम सामने ना आए। उसके बाद ये मामला तो वहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन वहाँ से बाहर आने के बाद प्रिंसेस वेई लिन को थैंक्स बोलती है, क्योंकि आज उसने उसकी मदद की थी। ये लोग जब बात कर रहे होते हैं तब यंग मास्टर को बहुत ही ज्यादा जेलसी होती है। इनफैक्ट जब वो लोग कार में होते हैं तभी उसे बहुत ही ज्यादा जेलसी हो रही होती है। वो तो इस समय इतने ज़्यादा गुस्से में होता है कि वो तो उससे बात ही नहीं कर रहा होता है। प्रिंसेस वेई इस चीज़ को नोटिस कर लेती है, वो उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हें जेलस होने की इतनी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ ना कि किसी और को। और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। किस करते टाइम जो यंग मास्टर होता है वो उसके कान पे एक मोल को देखता है, जिसके बारे में वो उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे छुपाने लगती है, जिस वजह से ये लोग इस पर बात नहीं करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम प्रिंसेस वेई को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ पे वो अपने पावर को इंक्रीज करने के लिए ध्यान लगा रही होती है। उसके आसपास बहुत सारी ऊर्जा होती है, लेकिन अचानक से उसे कोई और ऊर्जा महसूस होती है, जिस वजह से वो उस चीज को वहीं पे रोक देती है और बाहर जाती है, जहाँ पे वो मॉम को गार्डन में देखती हैं और कुछ चीजें जलाते हुए माफी मांग रही होती हैं और कहती हैं कि मुझे माफ कर दो। ये सारी चीजें देखकर प्रिंसेस वेई को ऐसा लगता है कि शायद इसके पीछे उसकी मॉम हो सकती हैं, उसके पेरेंट्स की मौत के पीछे मॉम हो सकती हैं, शायद इसी वजह से वो गिल्ट में जी रही हैं और माफी मांगने की कोशिश कर रही हैं। उससे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। यहाँ पे वो लड़की भी होती है जो कि चुप कर ये सारी चीजें देख रही होती है। इधर प्रिंसेस वेई से रहा नहीं चाहता है और डायरेक्टली वो उनके पास आती है और पूछती है कि आप इतने ज़्यादा माफ़ी क्यों मांग रहे हो, क्या आपको पता है कि आपकी गलती क्या है। मॉम उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो गुस्से में होती है, वो उनसे आंसर मांग रही होती है। धीरे धीरे वो कमज़ोर होने लगती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है। तभी मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो दूसरी लड़की होती है वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है और लोगों को इकट्ठा करने लगती है, ताकि वो सभी को प्रिंसेस वेई के अपोजिट कर सके। कुछ समय के बाद जब सभी परिवार वाले एकजुट होते हैं, वहाँ पे वो लड़की ड्रामा करते हुए ये कहती है कि प्रिंसेस वेई ने आंट के साथ बहुत ही गलत तरीके से बिहेव किया, जिस वजह से वो इतनी ज्यादा परेशान हो गई कि वो बेहोश हो गई। अब इस तरीके से वो प्रिंसेस वेई को यहाँ पे गलत ठहराने की कोशिश करती है। तभी इन सभी को पता चलता है कि मॉम को होश आ गया है। सभी लोग उनके कमरे में जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर इन्हें बताते हैं कि कांग्रेस, आपकी माँ दूसरी बार माँ बनने वाली है। अब ये सुनकर तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस एज में प्रेग्नेंट होना सच में बहुत ही अजीब बात है। अब सभी लोग थोड़े से परेशान होते हैं, लेकिन प्रिंसेस वेई कुछ ज़्यादा ही परेशान होती है। वहीं दूसरी तरफ जो मॉम होती हैं वो इस न्यूज़ को सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं, लेकिन प्रिंसेस वेई उन्हें समझाती है कि इस एज में प्रेग्नेंट होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, जिस वजह से वो गुस्सा हो जाती हैं। और जैसे ही इस चीज़ का दूसरी लड़कियों को पता चलता है, वो अपनी जगह बनाने के लिए तुरंत ही मॉम के पास आती हैं और उनकी इस चीज़ में भी उन्हें सपोर्ट करने लगती हैं, जिस वजह से वो मॉम की गुड लिस्ट में शामिल हो जाती है। वहीं पे जो प्रिंसेस वेई होती है, जो उन्हें समझाने की कोशिश करती है, वो उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। लेकिन प्रिंसेस वेई तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेती है। वो मॉम से क्वेश्चन करने लगती है और कहती है कि मैंने अपने कानों से सुना था आप माफी मांग रहे थे किसी की मौत का, तो आप उस बारे में बात क्यों नहीं करना चाहती हैं। अब तुरंत ही मॉम इस बात को टालने की कोशिश करने लगती है और कहती है कि तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मैं इस एज में प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरे बच्चे से जलती हो, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। प्रिंसेस वेई कहती है कि ये कोई बच्चा नहीं है, इसलिए बच्चे का ढोंग आप बंद कर दो। आपके पेट में जो बच्चा है असल में वो इंसान का बच्चा नहीं है, बल्कि वो एक ईविल पावर है जो कि अंदर से आपको पूरी तरीके से खत्म कर देगा। इसलिए अच्छा होगा कि आप मेरी बातों का आंसर दें। मॉम इस बात की सफाई नहीं देती हैं और वो दूसरी लड़की भी मॉम की तरफ से ही बात करने लगती हैं। अचानक से मॉम को पेट में दर्द होने लगता है, धीरे धीरे पेन बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगता है, जिसकी जिम्मेदार तुरंत ही वो दूसरी लड़की प्रिंसेस वेई को ठहरा देती है। प्रिंसेस वेई अपने पावर का यूज करती है और तुरंत ही उसे अपने पास नीचे झुका देती है। फिर वो मॉम के पास आती है और कहती है कि देखिए, अगर आपको ठीक होना है तो आपको सच्चाई बतानी होगी, नहीं तो आपको कोई भी नहीं बचा सकता है। अब धीरे धीरे इनके पेट में दर्द हो रहा होता है, जिस वजह से वो सच्चाई अपने मुंह से ही उगल देती है। वो बताती है कि
जब मेरे बेटे का जन्म हुआ था तब उसके कुछ टाइम के बाद मैं फिर से प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन मेरी गलती की वजह से मैंने उस बच्चे को खो दिया और इस बारे में सभी से झूठ भी बोल दिया, जिस वजह से मुझे हमेशा ही गिल्ट रहता है कि मैंने अपनी बच्चे की जान खुद से ले ली। ये जानकर तो घर वाले हैरान हो जाते हैं, लेकिन प्रिंसेस वेई को गलतफहमी की वजह से थोड़ी सी पछतावा होने लगता है, क्योंकि वो मॉम के बारे में बहुत ही ज़्यादा गलत सोच रही थी। उसे तो ऐसा लग रहा था कि उसके पेरेंट्स की मौत के पीछे मॉम हो सकती हैं। अब ये सारी चीज़ नॉर्मल हो रही होती हैं, तभी वो जो दूसरी लड़की होती है वह कहती है कि तुम लोग चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो, लेकिन तुम लोग इनकी जान बिल्कुल भी नहीं बचा सकती हो। यंग मास्टर तुरंत ही उसका गला पकड़ लेता है और प्रिंसेस वेई भी अपने पावर का यूज़ करते हुए उन्हें ठीक कर देती है और साथ ही एक गोली भी खाने के लिए दे देती है, जिसके बाद वो उन्हें वॉशरूम जाने के लिए कहती है और इसके बाद उस दूसरी लड़की को डील करने के लिए उसे बाहर लेकर आती है। इससे पूछा जाता है कि बताओ तुमने ये सारी चीजें क्यों की। कुछ समय के बाद यहाँ पे यंग मास्टर के पेरेंट्स भी आ जाते हैं, जिसे देखकर वह हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे अपने पावर्स पे पूरा भरोसा था कि उसके पावर से कोई भी नहीं बच सकता है सिवाय उसकी मदद करने के बिना। अब ये लोग तो ठीक हो चुके होते हैं, इस वजह से सभी उसे बार बार पूछ रहे होते हैं कि उसने ये सारी चीजें क्यों की, जिस पे वो फिर से झूठ बोलती है और सबसे ये कहती है कि ये लोग अपने बेटे से उसकी शादी नहीं कराना चाह रहे थे, जिस वजह से वो फैमिली को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। ये सुनकर यंग मास्टर कहता है कि ड्रामा करना बंद करो, मुझे तुम्हारे बारे में पहले से सब कुछ पता है, इसलिए सच्चाई बताओ। ये सुनकर वो फिर से आधा अधूरा सच बताने लगती है कि ये सारी चीजें उसने सैन के कहने पे की थी, क्योंकि वही ये सारी चीजें उससे करवा रहा था। ये सुनकर प्रिंसेस वेई कहती है कि बस इतना ही। वो कहती है कि पूरा सच यही है, लेकिन प्रिंसेस वेई को पता होता है कि ये पूरा सच नहीं है, इसलिए वो तुरंत ही उसी केमिकल को मंगाती है जिसे पिलाने की ये लोग उसे कोशिश कर रहे थे। बटलर भी उसे पिलाने के लिए आगे बढ़ता है तो वो घबराते हुए सारी सच्चाई बता देती है कि उसने ये सारी चीजें अपने सीनियर के कहने की वजह से की थी। आगे वो ये भी बताती है कि उसका सीनियर हाउ फैमिली से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है, इसलिए वो उसे पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहता है। प्रिंसेस वेई उसे पूछती है कि ठीक है बताओ तुम्हारे सीनियर का नाम क्या है। ये सुनकर जैसे वो नाम बताने वाली होती है, अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। प्रिंसेस वेई किसी भी तरीके से अपने पावर का यूज करके उसे ठीक करती है और उसे पता चल जाता है कि इसके पीछे कौन है और तुरंत ही उस पर्सन को ऐसा करने से रोकने की कोशिश करती है। अब सामने से तो उसने उसे नहीं देखा था, लेकिन उसके पावर की वजह से सीनियर को चोट लग जाती है। वहीं कुछ समय के बाद जब उस लड़की को होश आता है तब वो बोल नहीं पा रही होती है। उसे ऐसा फील होता है कि उसके अंदर कुछ गड़बड़ी हो चुकी है। प्रिंसेस वेई उसे बताती है कि अब तो वो पूरी तरीके से मर गई होती उसके सीनियर की पावर की वजह से, लेकिन उसने उसकी जान बचाई है। जब तक उसके पावर्स उसके पास रहेंगे तब तक वो ठीक रहेगी, लेकिन जैसे वो अपने सीनियर के नाम बताने की कोशिश करती है या फिर वो अपने पावर को वापस ले लेती है, वो मर जाएगी। इसीलिए वो लोग उसके सीनियर का नाम नहीं पूछते हैं, बल्कि उससे ये पूछते हैं कि बताओ तुम्हारा सीनियर इस समय हमें कहाँ पे मिल सकता है। वो बताती है कि इस घर के अंदर एक खुफिया कमरा है, वहीं पे ही उसके सीनियर रहते हैं। ये सुनकर ये लोग हैरान हो जाती हैं, क्योंकि इतने लंबे समय तक इस घर में रहने के बावजूद भी इन्हें भी उस खुफिया कमरे के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। ठीक उसी समय प्रिंसेस वेई के पास कॉल आता है कि लिन लापता है, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ पे जाती है, जहाँ पे कुछ और देर बातें करने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो अचानक से गायब हो गया था, जिस वजह से ये लोग बहुत ही ज्यादा परेशान है। प्रिंसेस वेई अपने पावर का यूज करती है, इनके परिवार से थोड़ा सा ब्लड लेती है ताकि वो उसका पता लगा सके। फिर वो लोग उसका पीछा करते करते हाउ फैमिली में पहुंच जाते हैं और साथ ही उस सीक्रेट कमरे में भी पहुंच जाते हैं, जहां पे उन्हें लिन मिल जाता है। लिन को बचाने के बाद वो लोग उस सीनियर को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, जहां पे प्रिंसेस वेई उसे आवाज लगाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में पता है, अब तुम बाहर आ सकती हो। जैसे वो पर्सन बाहर आता है उसे देखकर डैड हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो ये सीनियर था, जो इन सारी चीजों के पीछे था, वो कोई और नहीं बल्कि सैन के डैड होते हैं, जो कि अपने भाई से बहुत ही ज्यादा नफरत करते थे। वजह साफ थी पैसा, क्योंकि ग्रैंडपा ने सारी जिम्मेदारी, पैसे, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो अपने बड़े बेटे को सौंप दी थी। वहीं पे उन्हें पहले ही से पता था कि उनका दूसरा बेटा नालायक है, इस वजह से उन्होंने उसे कोई भी पावर्स नहीं दिए थे, जिस वजह से वो गुस्से में आकर ब्लैक मैजिक सीख लेता है और पूरे परिवार को खत्म करने की कोशिश करता है। इधर जो दूसरी लड़की होती है वो तो अपने सीनियर को देखकर तुरंत ही उनके पास आती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उन्हें ठीक कर दे, लेकिन वो इंसान तो बहुत ही ज्यादा दुष्ट होता है। वो तुरंत ही उसे मारने की कोशिश करता है। प्रिंसेस वेई इस चीज को नोटिस कर लेती है और वो उसकी फिर से जान बचाती है और कहती है कि क्या तुम पागल हो, जो इंसान तुम्हें बार बार जान से मारने की कोशिश कर रहा है तुम उसी के पास आ रही हो। वो लड़की तुरंत ही अपनी सीनियर से पूछती है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं तो हमेशा से ही आपके साथ वफादार थी। ये सुनकर वो कहते हैं कि अच्छा पूरे खानदान को यहाँ पे उठाकर लेकर आ गई हो और कह रही हो कि मैं तुम्हारे पर भरोसा करूँ। तो अपने पावर का यूज करते हुए घंटी निकालते हैं और इसे बचाने लगते हैं। जैसे इसकी आवाज पूरे कमरे में फैलती है, सभी को तकलीफ होने लगता है, कोई भी इस आवाज को सह नहीं पा रहा होता है। ये देखकर प्रिंसेस वेई अपने पावर का यूज करती है और उन्हें रोक देती है, जिसके बाद सीनियर तुरंत ही उस घंटी को एक छोटे से पुतले के रूप में बदल देते हैं और कहते हैं कि याद है वो बच्चा ऐसे नहीं मरा था, उसके पीछे मैं ही था और इसके अंदर उस बच्चे की आत्मा है और इसी समय तुम सभी को सबक सिखाने वाला हूँ। अब ये सुनकर तो मॉम को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। उन्हें पता चल जाता है कि हमेशा से उन्हें गिल्ट क्यों था, क्योंकि उनके बच्चे की आत्मा हमेशा से यहीं पे फंस के रह गई थी।
जिसके बाद सीनियर उन्हें फिर से तड़पाने की, उन्हें खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिंसेस वेई के रहते ही वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पाता है। वो अपने पावर का यूज करती है और बार बार सीनियर को हराने लगती है। अब प्रिंसेस वेई के पास इतने ताकत होते हैं कि वो थोड़े ही देर के अंदर सीनियर को घुटने तक ला देती है, जिस वजह से वो उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि हम दोनों के बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं है, इसलिए तुम्हें यहाँ से चुपचाप चले जाना चाहिए। ये सुनकर वो कहती है कि अच्छा, मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ जबकि मैंने अपने पेरेंट्स की मौत का बदला तुमसे लिया ही नहीं है। तुम्हें पता नहीं है ना मैं कौन हूँ? मैं हूँ गू परिवार की इकलौती बेटी। ये सुनकर परिवार वाले और सीनियर दोनों ही हैरान हो जाते हैं। प्रिंसेस वेई कहती है कि तुमने सबसे पहले मेरे पेरेंट्स के ऊपर ही अपनी काली जादू का यूज़ किया था, तो तुमने कैसे सोच लिया कि मेरी मॉम डैड को खत्म करने के बाद तुम बच सकती हो? ऐसे कहते हुए वो अपने पावर का यूज़ करती है और आसपास जितनी भी बुरी चीज़ें होती हैं वो उन्हें बुला लेती है। तो यहाँ पे आते ही सीनियर की बॉडी पे अटैक करने लगते हैं और बार बार अटैक करने की उसकी हालत खराब हो जाती है। इसके बाद वो उसे खत्म करने वाली होती है, लेकिन तभी बीच में वो लड़की आ जाती है और अपने हाथों से ही अपने सीनियर को खत्म कर देती है। और प्रिंसेस वेई से कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की हो, इस तरीके से ऐसे गंदे लोगों को मार कर तुम अपने हाथ गंदे मत करो। मैंने भी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा गलत काम किए थे, इसलिए मैंने अपने हाथों से इसे खत्म करना ज़्यादा बेहतर समझा। इसके बाद मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगी। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। मॉम एंड डैड भी उस गुड़िया को ले लेती हैं और वहाँ से चले जाते हैं। यंग मास्टर भी प्रिंसेस वेई के पास आता है और कहता है कि मुझे तो इसके बारे में पहले से पता था। प्रिंसेस पूछती है कि कब से, तब वो कहता है कि पहले तो मुझे शक तभी हो गया था जब उस लड़की ने तुम्हारे सामने अपने परिवार का खानदानी जट पत्थर दिखाया था, और दूसरी बात जब मैंने तुम्हारे कान पे वो मोल देखा था। उसके बाद मैंने पता लगाया और मुझे पता लग गया कि तुम गू परिवार की ही बेटी हो। ये सुनकर वो इमोशनल होकर उसे गले से लगा लेती है। इन दोनों को साथ में लिन भी दिख रहा होता है। साथ ही बटलर भी अपने यंग मास्टर की खुशी पाते हुए देखकर वो इमोशनल हो जाता है और सभी यहाँ से एक एक करके चले जाते हैं। कुछ समय के बाद प्रिंसेस वेई के पास उसके भाई का कॉल आता है, जो कि उसे बताता है कि उसके ऊपर जो बड़ी सी आपदा आने वाली थी वो पता नहीं कैसे टल गई। इस सुनकर वो कहती है कि हाँ, इसके बारे में मुझे पता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी सीन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। सो आपको ये ड्रामा और कहानी का एंड कैसा लगा? बेस्ट पार्ट कौन सा था? क्या हमारी हीरोइन ने अच्छी तरीके से रिवेंज लिया? ये सारी बातें कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना, जिससे आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड वीडियो पे हाइप करना तो बिल्कुल ही ना भूलें।